मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने मेटल कटिंग की ज्योमेट्री, चिप फॉर्मेशन, स्ट्रेन रेट, इन सारी चीजें रिलेट कर रहे थे। ये बस एक सेकंड। तो अब जो हम बात करने वाले हैं आज, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ओके, आज हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मेटल कटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मशीन टूल्स जो है वो हमारे बेसिकली नॉर्मली हम कैसे मशीन टूल्स को लेके वो चीजें मैंने आपसे बोला था कि प्रैक्टिकली दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे होता है। वहीं से क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि अगर हम मशीन टूल्स बहुत ज्यादा डेप्थ में ले गए, इतना नहीं सिलेबस में आता और ऐसे मशीन टूल्स पढ़ेंगे तो कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूरा समझना जरूरत है। ठीक है, सिर्फ ये पता मुझे ड्रिलिंग होती क्या है, एसएससी में पीटी से ज्यादा नहीं पूछा। मिलिंग होती क्या है, अप मिलिंग क्या है, डाउन मिलिंग क्या है, बस लेयर्स में ऑपरेशन होते क्या है। अब ये नहीं पूरा कि लेयर्स को पूरा खोलने के बाद उसके अंदर लेयर कैसे काम कर रहा है, वो ईएससी का पार्ट है। तो प्योर ईएससी वाला पार्ट हम नहीं छुएंगे, ठीक है। जो जेई वाला पार्ट है सिर्फ उसको छूएंगे। तो इतना मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके माइंड में बैठ जाए। अगर वो ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ है जेई में तो बैठा हुआ हो कि वो कौन सा है। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, रीमिंग क्या होता है, क्वेश्चन आ गया, रीमर्स क्यों यूज किए जाते हैं, अभी बता पाओगे? नेक्स्ट रीमर्स, रीमर्स क्या होते हैं? चिप्स तो मेटल कटिंग में कटेगी है ना, तो चिप्स वाला ऑप्शन तो मिलने वाला नहीं। ठीक है, उसको इसको में सकते हैं ना, कॉल किया था उसको, कॉल क्या था करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल देख रहे हैं वहां पर कॉलेज में, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, नहीं जनरली कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जापानी और प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट तो आपको याद हो, प्रोजेक्ट मैंने भी दिखा रखा है क्या करते हैं प्रोजेक्ट से। सो जो फॉलो अप उसको पढ़ा कर देखिए, बोर्डिंग होता है सब बोर्डिंग, ब्रोचिंग मैंने दिखाया हुआ था। सिंगल वो चेक क्या था कि रेज स्लोट्स, ठीक है, ज्यादा ना स्लोट्स निकाले। ठीक है, ब्रोचिंग इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे हैं, होनिंग है। होनिंग क्या होता है? फॉबिंग तो मैंने दिखा दिया था। फॉबिंग क्या था? इसीलिए जो मैं दिखाता हूँ सिस्टम याद रखा करो, फोटोज याद रखा करो, क्योंकि आपके यहाँ जेई में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फॉबिंग क्या है बस, अब उसकी डिटेल आपको नहीं जाननी। फॉबिंग क्या है, अगर इतना भी याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस इसलिए मैं वो चीज कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बन जाए। तो फॉबिंग क्या है, आराम से पिक्चर जैसे बनाना बोलता है। फॉबिंग क्या था, एक वीडियो भी दिखाई थी, गियर मैन्युफैक्चरिंग कौन सा वाला, एक्सटर्नल, ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था। ये सारे मैंने फोटोज से आपको उसमें डाले हुए थे, जैसे फॉबिंग वाला समझना है। मिलिंग से आप गियर कट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें। चलो, तो अभी पहले जैसे आपने कहा था कि मर्चेंट सर्किल थोड़ा सा बता देना, आपकी सिलेबस में मर्चेंट सर्किल भी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही आप ज्यादा उसके बारे में सोचोगे। बस आपने क्योंकि कहा मर्चेंट सर्किल बता देना, तो होता क्या है तो मैं लेके चला उससे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये मेरे पास वर्कपीस है। ठीक है, टूल कहाँ लग रहा होगा, जल्दी से देखो, इसे 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में होता ही नहीं है जनरली जेई। ठीक है, क्योंकि आपने पूछा इसलिए होगा। ठीक है, क्या है कि मर्चेंट सर्किल में हमारे पास चिप टूल पर या टूल चिप पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा। चिप कहां से होगी, शियर, ये होगा शियर प्लेन, आगे चिप है। अब इधर बताइएगा मुझे, इस रेक सरफेस पर यानी कि फेस पर चिप जो है वो जा रही है, फेस पर चिप जा रही है, तो चिप क्या टूल पर फोर्स नहीं लगा रही होगी, लगा रही होगी। जरा सोचना, अगर ये चिप इधर की तरफ मूव कर रही है ऐसे बीसी चिप वेलोसिटी से, तो ऑब्वियस है कि चिप जो येलो कलर है वो ग्रीन वाले पर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब बताइए, जो मेरा टूल है, ये वाला जो मेरा टूल है, वो चिप पर किधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे जब जाएगा तो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। घर्षण होगा तो फिर ये जो टूल है वो इसको क्या करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा है नहीं, इसको राइट हैंड को रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब वो अपोजिट फोर्स लगाएगा इस पर, मतलब चिप पर। ये फिगर किसका बना रहा हूं मैं, फिगर बना रहा हूं फोर्सेस ऑन चिप, फोर्सेस ऑन चिप। ठीक है,
फोर्सेस ऑन चिप, तो चिप कहाँ है, ये रही, चिप पर एक तो पुल लगाएगा, किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर, ये कौन सा फोर्स होगा, ये होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स, हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है, फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से आता है, रफ सरफेस की वजह से, दैट इज द न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें इन दोनों में फ्रिक्शन रफ है, कब होगा फ्रिक्शन फोर्स, जब तक इनमें कांटेक्ट ना हो, अगर कांटेक्ट है नहीं तो क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा, नहीं, अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन नॉर्मल इन दोनों के बीच में है नहीं भाई, जब तक टच नहीं करोगे नॉर्मल कहां से आएगी, जब आप टच करते हो तभी तो नॉर्मल रिएक्शन आती है। याद है फॉर्मूला आपने पढ़े थे 6th क्लास में कि क्या, कि आप अगर यहाँ इस पर इसको ऐसे मूव करा रहे हो, ये आपके पास सरफेस है, तो इस सरफेस पर किधर की ओर फोर्स लगेगा, Ff, इसकी वैल्यू क्या होती थी, Ff इक्वल टू म्यू एन, क्या है Ff इक्वल टू म्यू एन, कॉलम्स लो Ff इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू एन, एन क्या है मेरे पास, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, टूल इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, टूल इस पर चिप पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे ऐसे, ऐसे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो Ff और N, अब मेरी वर्डिंग समझो, टूल की वजह से चिप पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक Ff लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक N लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब बताइए जब ये चीज टूट रही थी चिप यहाँ वर्कपीस से, तो वर्कपीस इस पर कितने फोर्स लगा रहा था, मैंने आपको शेयर फ्लो थोड़ा बहुत बताया था कि शेयर फ्लो कैसे होता है, शेयर फ्लो में क्या था, मैंने आपको बताया था कि कार्ड की तरह ये वाली स्ट्रिप सरफेस है, ये ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो चिप किधर की ओर भाग रही है, ऊपर की तरफ, चिप ऊपर की तरफ भाग रही है, तो वर्कपीस चिप पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, कैसा लगाएगा, इस शेयर प्लेन के पैरेलल, दैट इज दी, ये जो शियर स्ट्रेस होती है ये होती है टाउ एस, क्या फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं, ये कौन सा वाला है, शियर वाला है, ये शियर वाला फोर्स है, मतलब शियर वाली स्ट्रेस टाउ एस है ना, और टाउ एस के परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, ऐसे, दैट इज दी सिग्मा एन, टाउ एस के परपेंडिकुलर फॉर्म में पढ़ा है, टाउ एस अगर ऐसे है तो सिग्मा एन ऐसे होगा, क्योंकि आप अपने माइंड में क्या लेके चलोगे, एक छोटा सा एलिमेंट इसके पैरेलल जाएगा टाउ एस, इसके नॉर्मल जाएगा सिग्मा एन, तो इस चिप पर कितने फोर्स हो गए, इस चिप पर, इस चिप पर कितने फोर्स हो गए, 4, ये 4 फोर्स जो है, ये 4 फोर्स जो है वो क्या बना रहे होंगे, इन चारों का रिजल्टेंट कैसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जा रहा होगा, ऐसे करके मान लो, दिस इज द आर एग्जांपल के तौर पर, ये क्या होगा आर या r1, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से आ रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से आ रहा होगा, ऐसे, दिस इज द r2, ठीक है, तो r1 या r2, ठीक है, r1 r2, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हमेशा मानना कि सेम, ऐसे इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ऐसे जा रहा है, तो क्या होता है r1 बराबर r2, तब चिप क्या होगी, r1 बराबर r2 होता है इसमें, और चिप क्या होती है, चिप होती है नेट इक्विलिब्रियम में, हो गई या नहीं भाई, इसमें अगर हमने दो का रिजल्टेंट निकाल लिया है ना, इसका इसका, ये डायरेक्शन ऐसे है तो रिजल्टेंट, सॉरी ये डायरेक्शन ऐसे है तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, एफ एन यहाँ दिखाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे तो आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना इस वाले से, चाहे तो इस वाले इनको आप रिमूव कर दो, अब देखो एन आर रिजल्टेंट ये एरोस के हिसाब से दिख रहा है, तो अब जरा सोचो, अगर मैंने कहा कि r1 r2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो चिप क्या हो गई, नेट इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स लग रहा है इस पर, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट से रिजल्टेंट कैंसिल, अगर यह नेट नहीं लग रहा है तो आपने क्या पढ़ा है, कहां पढ़ा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्या पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी पर रिजल्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी या तो होगी रेस्ट में, या फिर होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चिप इधर की तरफ मूव कर रही होती है, तो vc क्या होती है, कांस्टेंट, यहाँ पर चिप क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, ठीक है, यही हमारे इसके असम्पशंस होते हैं, वेलोसिटी से मूव, यहीं पर यहाँ हमारे इसके असम्पशंस होते हैं कुछ। अब ये जो है, अगर आपने कहा इसके पढ़ा दे रहा हूं मैं, जिस जो एफ एन एफ एफ और दूसरा कौन सा एफ एफ नहीं, दिस इज द एफ एस, इसको टाउ एस के बेसिस पर क्या आ जाएगा, एफएस, एफएस टाउ एस के बेसिस पर क्या आ गया, एफएस इनटू एएस, सिग्मा एन क्या हो जाएगा, एफएन इनटू एएस, शियर फोर्स देखो एन का मतलब क्या हो गया, ये शियर वाला एरिया, एएस का मतलब शियर वाला एरिया, अगर यहाँ पर सिग्मा एन को लिखोगे तो एफएन इनटू ए ऑफ शियर प्लेन का एरिया जो लिखोगे उसके परपेंडिकुलर है बस,
ठीक है, Fs और Fn इनके वैल्यूज निकालने होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सारे के सारे कैसे फोर्स होते हैं, ये सारे के सारे फोर्स होते हैं कैलकुलेटेड, ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते आप, ये कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, और इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले निकालने के लिए ये किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमें देखना होता है। तो कैलकुलेटिव है ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मेजर का मतलब आप स्ट्रेस को मेजर करते हो या स्ट्रेन को, स्ट्रेस को मेजर करते हो या स्ट्रेन को, मेजर और कैलकुलेशन दोनों में डिफरेंस होता है। मेजरमेंट में मैथ्स लगता है क्या, मेजरमेंट में मैथ्स लगता है क्या होता है, फिर क्या लगेगा मेजरमेंट में, मेजरमेंट में क्या लगेगा, मेजरमेंट में लगेगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पैमाने ने जो उसकी लेंथ दे दी वो दे दी, उसमें मैथ्स नहीं है। कैलकुलेशन में क्या है, मैथ्स है, फार्मूला है। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट है, कैलकुलेशन में फार्मूला है। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेन इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो, स्ट्रेस स्ट्रेस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो, बहुत बढ़िया। मिल जाए तो मुझे बताते हैं, स्ट्रेस मेजरमेंट से निकालते हो, स्ट्रेस मेजरमेंट से निकालते हो, कौन सा होता है भाई स्ट्रेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बता देना अगर पता है तो। कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करते हो ना, कहां से कैलकुलेशन करते हो, हुक्स लॉ से, सिग्मा n इक्वल टू e एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इससे तो करते हो, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन है वही तो बता सकते हो, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ पैमाने से काटोगे, वर्सल लेंथ पैमाने से कर रखी है, तो स्ट्रेन इज द मेजरेबल व्हाइल स्ट्रेस इज द कैलकुलेटिव। ऐसे ही अगर मैं ये फोर्स कहता हूं कि सब कैलकुलेटिव है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आप कैलकुलेट मेजर नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट से फ्रिक्शन फोर्स कभी नहीं निकाल सकते, आप इसको कैलकुलेट करते हो, इन सबको कैलकुलेट करते हो, तो आपके लिए मेजरेबल, मेजरेबल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से बता सकते हो वो फोर्स कौन सा, तो वो फोर्स होता है हमारा जो कि टूल पर हम कंपोनेंट लेके करते हैं। इतनी बारीकी नहीं है, बस याद रखना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखना, क्या एक टूल है, क्योंकि देखो चिप टूल पर उतना ही फोर्स लगा रही होगी जितना टूल चिप पर, यस, तो R2 के बराबर में चिप के द्वारा लगाया हुआ फोर्स भी कह सकता हूं, यस सर, रिजल्टेंट। तो ये मैंने R2 ले लिया, तो R2 का एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, अगर हम किसी चीज की टर्निंग कर रहे हैं, लेथ में टर्निंग, लेथ में जो टर्निंग होती है, लेथ का फिगर इसमें होगा, लेथ में जो टर्निंग है, कहां गई ये, लेथ में जो टर्निंग हो रही है, तो टूल कहां लगा हुआ है, टूल पोस्ट में यहां लगा होगा, ठीक है। यहां जो इस टूल पोस्ट में जो टूल लगा हुआ है, इस जगह यहां टूल पोस्ट के नीचे यहां हम लगाते हैं डायनामोमीटर, क्या लगाते हैं, डायनामोमीटर। डायनामोमीटर क्या होता है, एक सेंसिंग डिवाइस। तो अगर मैं टूल पर एक फोर्स लगाता हूं, तो टूल पोस्ट के थ्रू वो फोर्स डायनामोमीटर में गया, डायनामोमीटर टूल पोस्ट के ऊपर रखा है, ठीक है, सॉरी डायनामोमीटर के ऊपर टूल पोस्ट रखा है। तो जब फोर्स इस पर लगेगी, टिप पर, कौन सी टिप पर कौन सी फोर्स लगेगी, ये माइंड में रखना, टिप पर कौन सी फोर्स लगी, टिप पर कौन सी फोर्स लगी, टूल पर कौन सी फोर्स लग रही है, R2 है ना, R2। तो ये जो R2 टूल के टिप पर लग रहा है, इसका एक है डायनामोमीटर, ये रहा, डायनामोमीटर के ऊपर ये रहा टूल पोस्ट, इसमें लगा हुआ है ये टूल, ठीक है। तो लग गया देखो। तो अब डायनामोमीटर में दो सेंसर ले लो, कौन कौन से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये मुझे सीधा डिजिटल आउटकम देगा, किसके हिसाब से, सेंसर्स कैसे होते हैं, मटेरियल के ऊपर स्प्रिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ वो सीधा मुझे कैलकुलेशन करके दे देगा फाइनली, क्या कि इस पर कितना फोर्स आ रहा है वर्टिकल में, कितना हॉरिजॉन्टल में। तो एक जो वर्टिकल फोर्स होता है इन टर्निंग, ये मेरा कहलाता है Fc, और ये कहलाता है मेरा Ft, Fc। तो यहां से क्वेश्चन याद रखना, Fc एंड Ft आर दी मेजरेबल फोर्स। कहां से मेजर होते हैं, मेजरेबल फोर्स कहां से मेजर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ किससे मेजर करते हो, मेजर मतलब इंस्ट्रूमेंट से, कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट से, विद द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर। आगे आंसर, जे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया तो। Fc Ft, ना Fs ना F ना Fn, ये किससे, डायनामोमीटर से नहीं, डायनामोमीटर से Fc Ft। तो यहां से जब मर्चेंट साहब ने इन सारी चीजों को देखा कि एक हमारे पास रिजल्टेंट R2 है, उसकी वैल्यू Fc और Ft के घटकों के हिसाब से, तो यहीं से मर्चेंट साहब ने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल में क्या किया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में क्या किया, इस चित्र में दिखा देता हूं, बस हो गया काम खत्म, ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना था इसमें।
एक्चुअली पढ़ना भी नहीं था, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बस समझाना चाह रहा था आपको क्योंकि आपने कहा था। तो ये चीज यहाँ पर ये सब मान लो। टूल, टूल कहाँ मर्चेंट सर्किल की जो assumption है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ समझना कि टूल टिप से हम इस फिगर को बना रहे हैं, टूल टिप से। तो रेक एंगल कौन सा होगा, ये समझ में आ रहा है, रेक एंगल ये होगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, गामा रिलीफ। अब इस लाइन को जरा बढ़ा दो आगे की तरफ, इस लाइन को बढ़ा दो हॉरिजॉन्टली, बढ़ा दी, ठीक है। एक जो लाइन है वो रेक सरफेस से लेना, रेक सरफेस से पैरेलल ऐसे लेके आओ, ये काम मैंने नहीं, ये काम मर्चेंट साहब ने किया कि जो रेक सरफेस के पैरेलल है एक लाइन लेके आओ। अब एक बात बताओ, रेक सरफेस के जो पैरेलल है वो कौन सा फोर्स था, इसके पैरेलल आपने खुद ने बनाया था, रेक सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स था, रेक सरफेस के पैरेलल रेक सरफेस कौन सा, एफ। कहां सोच रहे हो, मैं यहां हाथ रख रहा हूं, सोच कहां रहे हो ऋषि, रेक सरफेस के पैरेलल एफ, ये एफ था भाई, फ्रिक्शन फोर्स था, छोटा हो गया, ठीक है। एफटी वो अच्छा देख के बोलोगे, देख के तो नहीं बोलना, माइंड में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी वहां पर वो छोटा हो गया इसलिए आपको एफटी लिखा हुआ है। तो ये हो गया मेरे पास एफ, उसको बोला हुआ है एफ, उसको बोला हुआ है एफ, एफ को एफ बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल था वो कैसा था, रेक सरफेस के परपेंडिकुलर, रेक सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मैंने इस चीज को देखा, तो रेक सरफेस के परपेंडिकुलर एन था, तो इसे एन को दिखा दो ऐसे। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, क्या देखा गया कि जो इसका रिजल्टेंट आता है, जो इसका रिजल्टेंट आता है वो आता है इसकी डायमीटर, इसका डायमीटर, इसका सर्कल का डायमीटर, ये मर्चेंट साहब में होता है। तो इसमें अगर मैं फिगर को दिखाऊं तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, दिस इज द एफ, दिस इज द एन, दिस इज द एफ, दिस इज द एन, दिस इज द रिजल्टेंट। अब एफएस को देखो, एफएस क्या था, दिस इज रिजल्टेंट R2 है ना। अब एफएस को देखो, एफएस क्या था, एफएस था फाई एंगल पर, फाई एंगल पर जरा ये लाइन बना दो, है कि नहीं भाई, यहाँ से फाई तो होता है शेयर प्लेन, शेयर प्लेन, तो फाई पर ये हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी, दिस इज दी फाई, यस, ठीक है। अब जरा इसके परपेंडिकुलर एफएस, ये वाली चीज है ना एफएस, है ना, अब एफएस के परपेंडिकुलर एफएन दिखा दो, एफएन वो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब ये बताओ एफएन किधर की ओर है, एफएन किधर की ओर है, एक सेकंड, एफएन किधर की ओर है, एफएन, एफएन बताओ एफएन किधर की ओर है, ऊपर की तरफ, एफएस किधर की ओर है, नीचे की तरफ, तो इनके एरोस दिखा दो, एफएस किधर की ओर है, नीचे की तरफ, ठीक है। एफएन किधर की ओर है, एफएन, एफएन है ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट कौन सा आएगा ये, और यही रिजल्टेंट मेरा क्या था R1। अब सोचो जरा R1 R2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए या नहीं हो गए, हो गए, कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये क्या है, मेरा पूरी बॉडी जुड़े हुए हैं, इसलिए मशीन भाग गई, ये तो मशीन डांस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेम है, बट आपने क्या किया, कैलकुलेशन इनकी कहां से कर सकते हो, कैलकुलेशन की एफसी और एफटी से कर सकते हो, क्योंकि आपको एफसी एफटी पता है, क्या इस फिगर में मैंने एफसी एफटी दिखाया नहीं, एफसी किधर की ओर होगा, एफसी किधर की ओर होगा, मैंने अभी समझाया था आपको, एफसी कौन सा होता है जो कि नीचे की तरफ ये वाला है, ये किस फिगर में, टर्निंग में। आप एक काम करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना लेते हुए टर्निंग की, इसे अभी एफसी और एफटी लिखो, ठीक है, एफसी एफटी, जो वर्ड डाउनवर्ड है वो एफटी है, थ्रस्ट फोर्स है, जो कटिंग की डायरेक्शन में वो आपका क्या बोलते हैं कटिंग फोर्स है एफसी, ठीक है। तो यहाँ कटिंग किधर की ओर होगी, ऐसे होगी ना, कटिंग ऐसे होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कटिंग फोर्स, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स, दिस इज द एफसी कटिंग फोर्स। और ये वर्टिकल जो इसका 90 होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकल, वर्टिकल ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, यस, तो ये क्या कहलाएगा मेरा एफटी। तो एफसीएफटी हमें क्या है, एफसीएफटी हमें क्या है, नोन, एफसीएफटी क्या है हमें नोन, कहां से मिले, कहां से मिले, कहां से मिले, कहां से मिले, एफसीएफटी कहां से, डायनामोमीटर से, ये नोन तभी तो है जब ये डायनामोमीटर से मिले, ठीक है, मेजर हुए डायरेक्टली डायनामोमीटर से दिखे एफसीएफटी। अब एफएन, एफएन, एफएस, एफएन, इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो किससे आते हैं, इस एफसी और एफटी से। यहाँ पर अगर ये मैं अल्फा बोलता हूं तो ये अल्फा होगा, ये वाला है ना, अपोजिट एंगल्स हो गए, अल्फा हो गया। ये एंगल जो होता है दिस इज द बीटा, बीटा, बीटा क्या होता है, ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है फ्रिक्शन एंगल, कहां से आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, एन ये है, एफ ये है, एफ एफ इधर की तरफ मूव कर रहा था ये, तो एन एफ एफ ऐसे बनता है, आपने ये पढ़ा था 9th में भी, ये रिजल्टेंट बनेगा, ये जो इसका रिजल्टेंट बना, ये जो इसका रिजल्टेंट बना,
ठीक है, उसके जो और नॉर्मल के जो बीच में ये एंगल होता है, दिस इज द बीटा। जो रिजल्टेंट और एन के बीच में एंगल होता है, दिस इज द बीटा। अगर मैं यहाँ पर इसको एफ बोल रहा हूँ, किसको एफ बोल रहा हूँ, इतने पार्ट को, सॉरी इतने पार्ट को अगर मैं एफ बोल रहा हूँ, सोचो जरा इसे, ये इतने पार्ट को मैं एफ बोल रहा हूँ, तो एफ ये भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए tan बीटा कितना हो गया। ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है इस चीज से आपके जेई में। tan बीटा कितना हो गया, एफ अपॉन एन। tan बीटा ft कहां लिखा हुआ है इसमें, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दिस इज फ्रिक्शन। ये मैं आपको पुरानी क्लासेस से याद करा रहा हूं, जो आपने कभी स्कूल में पढ़ी थी। तो ये एफ है डिवाइडेड बाय n, नॉर्मल रिएक्शन ना, ये नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर होगा ना, तो एफ डिवाइडेड बाय n। tan बीटा क्या होता है, लाल बटे कुत्ता, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, जैसा बोल देते हो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो एफ डिवाइडेड बाय n, दैट इज tan बीटा। एफ यहां पर हमने कितना माना है, f डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ f डिवाइडेड बाय n दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। सो इस बीटा, ये बीटा है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा निकल के बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये आएगा बीटा माइनस अल्फा निकल के। कैसे करोगे, इसकी वैसे इतनी जरूरत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है, याद भी नहीं रखना। ये अगर गलती से आया तो जेई में नहीं आने वाला, किसी और एग्जाम में शायद आ जाए, शायद पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूछा जाए। क्या करना है, FCFT लिख देना सब में, कुछ भी आपसे फोर्स पूछेंगे ये फॉर्मूले ऐसे बना देना। पहले क्या करना, FCFT लिखने की, यही है। आपको क्या पता है, आपको अल्फा पता है, एक एंगल क्या होता है, टिल्टनेस, कितनी टिल्ट है। आपको फाई पता है, शियर स्ट्रेन कहां से पता है, ये फॉर्मूला क्या था, याद करो। ये निकलता है इससे, सॉरी ये निकलता था इससे, ब्रह्मास्त्र से, ठीक है। ये वाली चीज है ना, याद है। तो यहाँ से आपके पास फाई पता है, अल्फा पता है। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करोगे, जब लिखा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो वो किससे रिलेट करनी है, अल्फा से। तो यहाँ लिखना है अल्फा, कहां से शुरू करेंगे, साइन से। साइन पहले प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे लगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, कोस अल्फा। फिर कोस को इधर ले आओगे, कोस अल्फा, इधर ले आओगे साइन अल्फा। ये बन गया इसका फॉर्मूला। ऐसे फिर यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस लिखोगे, यहाँ अल्फा की जगह फाई हो जाएगा। क्यों फाई हो जाएगा, क्योंकि शियर फोर्स वाला है, शियर फोर्स वाला तो फाई के साथ। यहाँ कोस है तो क्या बचेगा, साइन। फिर साइन को इधर ले आओ तो साइन फाई, और इधर को कोस फाई। बन गए फॉर्मूले 4, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले बनाने का तरीका याद रखना। आपसे जो भी फॉर्मूला पूछा वो आप बता दोगे बस। और म्यू क्या है मेरे पास, ये tan बीटा, tan बीटा, बीटा क्या है मेरे पास, इसी tan बीटा को हम क्या बोलते थे, म्यू, याद होगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये क्या था मेरे पास, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि F/m क्या था, F/m क्या था, म्यू। फॉर्मूला याद है ना, F = μn, F = μn, तो म्यू क्या हो गया, F/m। अभी आपने प्रूव किया F/m क्या था, tan बीटा, तो म्यू = tan बीटा। यहां से आगे, ठीक है, ये भी आता है। ये जो मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले जो मैंने यहां नीचे वाले लिखे हैं, 1 2 3, ठीक है। ये नहीं मैकेनिक्स के फॉर्मूले। चलो, तो ये वाला पार्ट हो गया यहां पर। दिस इज द मर्चेंट सर्किट, इसे हम बोलते हैं मर्चेंट सर्किट। आपकी 22 चीज से पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलें, आगे चलें। ये 22 पूरी, ठीक है। मर्चेंट सर्किट कैसा होता है, हां अमन पूछ रहा था, वही क्या है, वही पूछ रहा है, वही। हां, अब देखो नेक्स्ट चीज आती है टाइप ऑफ चिप। ये कभी-कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, टाइप ऑफ चिप क्या होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ चिप के लिए मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि बेसिकली चिप कैसे निकलती है। पहले तो मैं अपने नाम के हिसाब से बताया था, बस आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं देखना। कंटीन्यूअस चिप, डिसकंटीन्यूअस चिप, कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज एंड सॉलिड, ठीक है। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चिप, आपको याद होगा, आपको मेरे याद होगा कि मेरा जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो किसमें फेल होता है, मैंने आपको समझाया भी था। ब्रिटल मटेरियल किसमें फेल होता है और डक्टाइल मटेरियल किसमें फेल होता है, डक्टाइल मटेरियल किसमें हो रहा है, शियर में। ये समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। शियर में फेल होगा तो इसमें एक शियर प्लेन मिलेगा, इसमें एक शियर प्लेन आपको मिला, याद आ रहा है, इसमें एक शियर प्लेन मिला जिससे फेल होगी कार्ड की तरह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जबकि ब्रिटल मटेरियल में कैसे फेलियर होता है, देखिए सीधा ब्रेकिंग टेंशन में होता है, बट इसमें सीधा ब्रेकिंग होगा, टेंशन फेलियर
ब्रेकिंग मतलब किसकी बेसिस पर, वॉइड्स के बेसिस पर। आपको नहीं पता कैसे क्रैक जाएगी, तो यहाँ पर क्रैक कैसे निकलती है, यहाँ पर सीधा क्रैक होगी ना, तो क्रैक यहाँ पर कैसे निकलेगी आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप जब ये सोचोगे टूल यहाँ पर पहले लगा दो, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ वर्कपीस का ये वाली मशीन सरफेस हो गई। अब बताइए क्रैक कैसे जाएगी, कोई शियर प्लेन है इसमें नहीं, तो क्रैक तो कैसे भी जा सकती है ना, चिप टूट जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो जरा सोचो, तो ये चिप कहीं पर भी टूट सकती है, तो चिप कैसी कॉन्टिन्यूअस बनेगी, कभी नहीं। ये कैसी होगी चिप, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यूअस होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन का आंसर क्या, कि ब्रिटल मटेरियल में चिप ऑलवेज, चाहे कैसा भी आप फीड दो, चाहे कैसी भी आप डेप्थ कट दो, चाहे कैसी भी आप वेलोसिटी दो, उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा डिसकंटिन्यूअस चिप हमारी ब्रिटल मटेरियल में कैसी बनेगी। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ कि ब्रिटल मटेरियल में चिप कैसी बनती है, पहले ये समझो, ब्रिटल मटेरियल में चिप कैसी बनती है, क्वेश्चन ये आ जाता है, तो कैसी बनती है, ऑलवेज इन एनी कंडीशन। ठीक है, याद रखना, अगर घुमा भी दे तब भी घूमना नहीं है, इन एनी कंडीशन कैसी बनेगी, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस तो किस शेप की, डिसकंटिन्यूअस ऐसी भी हो सकती है कि डिसकंटिन्यूअस हमारी ऐसी बने, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, टूटना, है ना, टूट के ऐसी बन जाए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेगुलर शेप। इसे क्या बोलेंगे हम, रेगुलर शेप। अगर ऐसे डिसकंटिन्यूअस बनी तो रेगुलर शेप है। क्या ब्रिटल मटेरियल रेगुलर शेप देगा, थोड़ा आईक्यू लगाओ फिर सोचो, क्या देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसने आपको क्रैक का पता ही नहीं कहां से होगी, कैसे कह दोगे रेगुलर शेप देगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या बन के आती है, इररेगुलर शेप। ये वाला कोर्स सीधा रखना है ना, बाकी सब में ऐसे। ये क्या होता है, आपको नहीं पता होता है कि इसमें कितना थिकनेस मतलब कितनी लेंथ का आएगा। ठीक है, ये वाली जो है वो हमारी छोटी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है छोटी सी एकदम, और वो लंबी भी हो सकती है थोड़ी सी, फिर क्रैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर शेप। तो याद रखना ब्रिटल मटेरियल में जो चिप है ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस विद irregular shape. This is the answer. समझ में आ गया, क्वेश्चन अगर आ गया तो सीधा आंसर क्या दोगे, irregular shape discontinuous chip in the brittle material। ठीक है, किसी भी कंडीशन, चाहे फोर्स बढ़ रखा है, चाहे आपका कुछ भी यूज कर रखा है, कुछ भी, बट अगर डक्टाइल मटेरियल है, किसका डक्टाइल मटेरियल, वर्कपीस का। ब्रिटल मटेरियल किसका, वर्कपीस का है, टूल का है। ब्रिटल मटेरियल किसका है, वर्कपीस का है, टूल का है। ब्रिटल मटेरियल किसका है, वर्कपीस का है, टूल का है। चिप किसमें बन रही है, टूल में बन रही है। चिप किसमें बन रही है, टूल में बन रही है। चिप तो वर्कपीस में बन रही है ना, इसका बेसिक इंटेंसिटी ऐसे ना करो। ठीक है, वर्कपीस है ना ये, तो यहाँ पर भी ये भी मेरा क्या होगा, वर्कपीस। इस वर्कपीस का क्या है, अगर मटेरियल डक्टाइल है, तो अब जरा समझो मेरी बात, अगर मटेरियल डक्टाइल है तो दो काम हो सकते हैं। ठीक है, दो काम के फिर एक फर्दर और काम होगा। अगर मेरे पास डक्टाइल मटेरियल है, सोचो डक्टाइल मटेरियल है, उसको आपको चिप बनानी है, तो डक्टाइल मटेरियल की चिप मेरी कैसी बननी चाहिए आपके हिसाब से, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कॉन्टिन्यूअस, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्यों फील हो रहा होगा, क्योंकि वो सीधा फ्लो कर रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो क्रैक आ गई है, उसमें क्रैक नहीं है, उसमें डिफॉर्मेशन है परमानेंट वाला, तो वो हमेशा फ्लो करेगा। हां, टूटेगा तो हाँ, कब टूटेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बट कहाँ होगा। अगर हम पर्टिकुलर लेंथ की बात कर ले, क्या चिप इतनी बड़ी बनती है, तो क्या वो डक्टाइल मटेरियल बना सकता है, क्यों? आपने कभी चिप बनते हुए देखा है, माइल्ड स्टील की देखी है, ब्रास की देखी है। ब्रास की चिप होती है ना, बहुत लंबी जाती है ब्रास की, क्योंकि ये क्या है, हमारे सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनकी चिप बहुत लंबी जाती है। आपको उन्हें काटने के लिए चिप ब्रेकर यूज करने पड़ते हैं शेप में, अब चिप ब्रेकर भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल की जो चिप है वो कंटीन्यूअस चिप बन सकती है, बट किस केस में, अगर मटेरियल मेरा, याद रखना क्वेश्चन समझो, अगर मटेरियल मेरा सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है तो मेरी कंटीन्यूअस चिप बननी है। ठीक है, कंटीन्यूअस चिप बनी, कंटीन्यूअस चिप मतलब जो निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, टूट नहीं रही। टूटने का मतलब क्या हुआ, फेल तो हो चुकी है, मर चुकी है, समझो इस चीज को। हाँ वही ना, कि जो चीज टूटे, यहाँ पर देखो ये डक्टाइल मटेरियल था, शियर फेलियर इसका भी तो हुआ था ना कभी, तभी तो ये चीज यहाँ से हटी।
फिर इसका ऐसे ये जहां पॉइंट लेके आ रहे हैं काटते हैं ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक बार ये वाली चीज भी ऊपर पहुंच जाएगी अगर टूल को और आगे लेके जाएंगे इसको, है ना। तो ये क्या है हमारे शेयर फेलियर। शेयर फेलियर कह सकते हैं परमानेंट फेलियर। परमानेंट फेलियर है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कार्ड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कार्ड एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। अगर ये अलग हो जाए तो इसे डिस्कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर ये साथ साथ हैं भले से ही मर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो ये क्या है कॉन्टिन्यूअस। फेलियर तो हो चुका है कॉन्टिन्यूअस, बट ये कॉन्टिन्यूअस आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये कब होगा जब मटेरियल सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट का मतलब कि मटेरियल को आप आराम से इजीली निकालते जा रहे हो, चिप बनाते जा रहे हो उसमें आराम से इजीली निकलते जा रहे हैं। अगर मटेरियल मेरा डक्टाइल है बट हार्ड है, अगर मेरा मटेरियल डक्टाइल है बट हार्ड है, कहां ये रहा। अगर मेरा मटेरियल मेरा डक्टाइल है बट क्या है वो हार्ड है, या फिर वर्क और ऐसे और लिखो और वर्क हार्डनेबल है। ये क्या होता है भाई वर्क हार्डनेबल। या तो वो हार्ड है मटेरियल, डक्टाइल है, डक्टाइल मटेरियल हार्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, आपको मैंने समझाया नहीं था। अगर मैं आपसे कहता हूं लो कार्बन स्टील का ग्राफ कौन सा जाता है, ये मीडियम कार्बन स्टील का ग्राफ कैसे जाता है, थोड़ा सा ऊपर, हाई कार्बन स्टील का और भी ज्यादा ऊपर। ये हाई कार्बन स्टील का डक्टाइल नहीं है, कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, हाई कार्बन से डक्टाइल है, बट यहां देखो हार्डनेस इसकी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में हार्डनेस बढ़ती है, ये ब्रिटलनेस बढ़ रही होती है, भले इतनी ब्रिटल नहीं होते बट एक सेंस आता है क्योंकि इनकी डक्टिलिटी कम होती जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर लो कार्बन स्टील या जो हमारी माइल्ड स्टील होती है उसकी बात करूं तो वो क्या है मेरी सॉफ्ट। लो कार्बन स्टील क्या है मेरी सॉफ्ट, क्योंकि वो क्या है सबसे ज्यादा कम हार्ड और सबसे ज्यादा टफ है, तो वो सॉफ्ट है, तो ठीक है। अगर मैं माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील की बात करूं तो वो क्या है मेरी हाई कार्बन स्टील क्या है मेरी हार्ड है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ी हार्ड है, पूरी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ी हार्ड है और डक्टाइल। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो अपने इस फ्लो को आप थोड़ा फील करो। आप कह रहे थे ना कि कैसे टूट जाती है शिप। अगर मटेरियल मेरा हार्ड है, अगर मटेरियल मेरा पहले से ही हार्ड है, तो मटेरियल की जो चिप बन के आ रही होगी ना डक्टाइल मटेरियल की, शेयर फ्लो हुआ, शेयर फ्लो हुआ, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है तो डक्टाइल ना, ब्रिटल नहीं है, डक्टाइल है, पर डक्टाइल के साथ में इसमें थोड़ी सी हार्डनेस भी है। तो अगर हार्डनेस है तो फेलियर होने के बाद क्या होगा, मटेरियल हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, टूट जाएगा, थोड़ा जाएगा फिर टूट जाएगा, फिर थोड़ा और जाएगा फिर टूट जाएगा, फिर थोड़ा जाएगा फिर टूट जाएगा। इसका मतलब कैसे चिप मिलेगी मुझे, कुछ समय अंतराल पर टूटने की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस। अगर आप ज्यादा हार्डर चीज को तोड़ते हो तो वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ यही सेंस है कि अगर डक्टाइल मटेरियल है साथ में हार्ड है तो मटेरियल की जो चिप बनेगी वो कैसे बनेगी, कुछ देर बाद में टूट जाएगी। बट ये जो समय अंतराल आया ना आपके माइंड में कि कुछ देर बाद टूट जाएगी, अपनी पोजीशन को रोक नहीं पाएगी क्योंकि वो हार्ड थी, तो यही चीज इसको क्या देगी, यही चीज इसको क्या देगी इस वाले फिगर में। ये जो डायग्राम है इसको अपने नोट्स में अच्छे से बनाना, इसको अपने नोट्स में अच्छे से बनाना और ये समझना कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो उसी हिसाब से उठा के रख देना है आंसर, ठीक है। अभी क्या है, अगर क्वेश्चन में है डक्टाइल एंड हार्ड या फिर वर्क हार्डनेबल मटेरियल, तो उसमें क्या होगा मेरा, कैसी चिप आएगी, डिसकंटिन्यूअस। अभी बोला ना कि टूट जाएगी, बट कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस प्लस रेगुलर होगी या इररेगुलर शेप होगी, इररेगुलर शेप होगी। सोचो, मैंने आपसे कहा अभी समझा तो ये रहा था, जो मेरा डक्टाइल मटेरियल है जब वो टूटा तो समय अंतराल के बाद टूटा। अगर वो हार्डनेबल है मटेरियल, मेरा हार्डनेस है उसके अंदर, तो वो मटेरियल थोड़ी देर के बाद टूटेगा। जब वो इस तरह से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आया, हार्डनेस की ज्यादा थी क्या, अब वो सर्वाइव नहीं कर रहा, टूट गया। फिर जब दूसरी चिप आ रही होगी ऐसे निकलते हुए, तो वो पहले यहीं तक पहुंची, करते टूटेगी, फिर से तीसरी आ रही थी, फिर वो यहाँ से टूटी। तो आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस है कांस्टेंट चल रही है ना, हर बार क्रैक थोड़ी पड़ रहा है जो आपको पता नहीं लगे, हर बार क्या हो रहा है, शेयर फ्लो हो रहा है, क्रैक थोड़ी पड़ रहा है। क्रैक तो कहीं से ही पड़े है ना, शेयर फ्लो तो एक पर्टिकुलर जगह से होगा ना, ठीक है। तो शेयर फ्लो होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेगुलर चिप। ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस प्लस रेगुलर चिप। समझ में आ रहा है। अगर डक्टाइल मटेरियल मेरा सॉफ्ट है तो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस चिप, तो उसमें रेगुलरिटी की कोई बात नहीं है क्योंकि वो टूटी नहीं है। बट अगर मेरा डक्टाइल मटेरियल हार्ड है या वर्क हार्डनेबल है तो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस प्लस इररेगुलर। और इररेगुलर कहां मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस तो इररेगुलर वो मिलेगी ब्रिटल, किसी भी कंडीशन में, उसमें कोई मतलब नहीं, ये क्रैक फॉर्मेशन।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर आपने ये वर्क हार्डनेबल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? वर्क हार्डनेबल ज्यादा फोर्स शेयर करने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही आंसर तो थोड़ा सा जोन कौन सा होता है? जोन का मतलब कौन से वाली लिमिट में होता है? जैसे कि एक एग्जांपल तो ये मैंने मटेरियल साइंस में आपको थोड़ा समझाया नहीं था, शायद आपको याद हो ग्रेन्स के हिसाब से, बट अभी फिलहाल ग्रेन के हिसाब से ना समझाते हुए एकदम एग्जांपल नॉर्मल लेके चलते हैं। ये है, मान लीजिए डक्टाइल मटेरियल है माइल्ड, इसे आपने खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, इलास्टिसिटी वापस आया, यहाँ तक खींचा, अब क्या वापस नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? अभी कौन सा जोन आ गया मेरा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। भाई टेंशन वाला टेस्ट तो सही वाला जो फिगर बनाया है, यहाँ पर क्या होता है इसके बाद में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, इलास्टिक पे यहीं तक होता है, तो आपने खींचा छोड़ा वापस, खींचा छोड़ा वापस, खींचा छोड़ा अब नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ गया। अगर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ चुका है तो मीनिंग क्या होगा कि इसमें, अब मैं वर्ड क्या समझा रहा था, वर्क हार्डनेबल, परमानेंट डिफॉर्मेशन में आने के बाद ये जोन हो गया मेरा इससे आगे, इससे आगे क्या होता है? अगर मटेरियल मेरा वर्क हार्डनेबल है, अगर मटेरियल मेरा वर्क हार्डनेबल है तो क्या होगा? इस जोन में आने पर उसमें हार्डनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। कौन से वाले जोन में आने पर? परमानेंट डिफॉर्मेशन में आने पर। इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस को आपको लगाना पड़ता है। तो जब मैंने ये वाला टर्म दिया था तो शायद आपको याद होगा मैंने इसका एक नाम भी दिया था इस वाले रीजन का, सोमन strain hardening reason। हार्डनिंग मैंने इसको क्या बोला था? ठीक है, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग बोला था। मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मटेरियल मेरा आफ्टर परमानेंट डिफॉर्मेशन अचीव करने के बाद हार्डनेस को बढ़ाता हुआ शो करता है, मैं यहाँ डक्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हार्डनेस की। हार्डनेस को बढ़ाता हुआ शो होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वर्क हार्डनेस। अब इसी चीज को यहाँ जरा फील करो, अगर मटेरियल मेरा हार्ड स्टार्टिंग में नहीं था बट वो वर्क हार्डनेबल है तो क्या होगा? यहाँ क्या आ चुका है? शियर फ्लो, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। अगर मटेरियल मेरा जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए और वो हार्डनेस को बढ़ाना शुरू कर दे तो मटेरियल क्या कहलाएगा? मेरा वर्क हार्डनेबल। और अगर हार्डनेस मेरी बढ़ रही है तो क्या ये कंटीन्यूअस शिप बहुत लंबी चली जाएगी? नहीं, ये फिर टूटेगी। ये टूटेगी तो क्या है कि डिसकंटिन्यू। बट कैसे आएगी? रेगुलर शेप में। इररेगुलर नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद ही तो टूटेगा, हार्डनेस बढ़ने की वजह से। एक टाइम के बाद टूटा, ठीक है, फिर और हमने चिप इसके आगे लगा दी, फिर वो आगे जाने के बाद इतना चढ़ा फिर टूट गया, फिर आगे गया फिर इतना चढ़ा फिर टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक रेगुलर शेप में क्या है, क्योंकि शियर फ्लो से ही तो टूटेगा वो। तो रेगुलर शेप एंड क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो वर्क हार्डनेबल में भी डिसकंटिन्यूअस एंड रेगुलर शेप, हार्ड में भी डिसकंटिन्यूअस रेगुलर शेप, बट वो हार्ड जो मटेरियल ब्रिटल नहीं हो, वो क्या हो? डक्टाइल। ठीक है, जैसे कि HCS। ठीक है, चलो ये चीजें कहानी समझ में आ गई। अब कंटीन्यूअस शक्ति। अब एक बात बताइए, जो आप हैं, मतलब जो आप यहाँ कटिंग कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर मान लीजिए, तो ऑपरेटर कटिंग कर रहा है, उसे क्या चीज चाहिए? कंटीन्यूअस शिफ्ट चाहिए, डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस। जो ऑपरेटर को डिसकंटीन्यूअस शिफ्टिंग चाहिए, उसे कंटीन्यूअस शिफ्टिंग क्यों नहीं चाहिए? डक्टाइल मटेरियल में तो कंटीन्यूअस बन रही है, फायदा नहीं है। ब्रिटल में कंटीन्यूअस नहीं बन रही। सोच जरा, सिंपल सी बात है, क्या करेगा वो? अरे भाई, अगर इतनी ब्रास को अगर लोगे, ब्रास को अगर पॉजिटिव डेक एंगल से काटोगे, क्या करेगा वो? इतना ज्यादा इसमें चिपकाएगा, इतना ज्यादा चिपकाएगा कि ऑपरेटर को भी पकड़ लेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा चिपकाएगा उसमें, बहुत ज्यादा लंबी लंबी चिपकाएगी, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल बहुत ज्यादा लंबी लंबी चिपकाएगी, क्या करोगे उसका? है चिप क्या आपकी? चिप क्या है? चिप क्या कर रही है? चिप से क्या क्या? चिप से तो कुछ नहीं करते ना, चिप को तो गलाते हैं, गलाना चाहे बड़े को गला छोटे को गला, क्या फर्क पड़ रहा है? चिप क्या है? सिर्फ हमारे लिए स्क्रैप है। स्क्रैप है तो क्या उससे हमें हाल होना चाहिए? नहीं। तो आपको क्या चाहिए उससे? डिसकंटीन्यूअस। आपका जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस चिप बनाना। तो अगर ये कंटीन्यूअस चिप आ रही है मेरी सॉफ्ट मटेरियल में, सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल, क्या करोगे? इसे तोड़ने की कोशिश करोगे? तोड़ने की कोशिश करोगे या नहीं? डिसकंटीन्यूअस बनाने की कोशिश करोगे। तो यहीं पर इस मटेरियल के लिए आप यूज करते हो क्या? चिप ब्रेकर्स। उनके फिगर्स में आगे चिप ब्रेकर्स। टूल के आगे ऐसी चीज लगा दो कि चिप ना पूरी तरह से घूम जाए, जब घूमेगी तो टूटेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उन्हें हम बोलते हैं चिप ब्रेकर। ठीक है, अभी कंटीन्यूअस चिप हमारी दो टाइप की हो जाती है। कंटीन्यूअस चिप हमारी दो टाइप की हो जाती है। क्या?
अब इसको समझना, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कंटीन्यूअस चिप से रिलेट करते हुए टाइप, यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है? रेगुलर शेप क्या है? रेगुलर शेप इसके लिए होगी, तो इस चीज को चाहे तो मैं यहाँ से उठा के इसके नीचे देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया? ये रेगुलर, इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है? इसको हटा दो, अब यहाँ टाइप अच्छे से। अब कंटीन्यूअस चिप के फर्दर दो टाइप, एक है कंटीन्यूअस चिप विद कंटीन्यूअस, अभी चिप ब्रेकर वाली बात को अपने माइंड में रखो, वो चीज आगे यूज करके हमें कंटीन्यूअस चिप बनने ही नहीं देनी। कंटीन्यूअस चिप अभी बन रही है, कंटीन्यूअस चिप है ना, बिल्ड अप एज, सो बिल्ड अप एज, एक है कंटीन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज। मैंने पूरी चिप इस छोटे से उसमें कवर कर ली, पूरी जेई के बेसिस। आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं समझनी, प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बट जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है? अगर मेरा डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें कंटीन्यूअस चिप आएगी, कब आएगी? जब वो सॉफ्ट होगा। अगर हार्ड होगा तो डिसकंटीन्यूअस आएगी, आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है? बिल्ट अप एज का डिसकंटीन्यूअस में कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? अगर वो कंटीन्यूअस आएगी, कंटीन्यूअस का मतलब चलती जा रही, चिप ब्रेकर मत लगाना, चलती जा रही, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक तो विद बिल्ट अप एज, एक हो सकती है विदाउट बिल्ट अप एज। क्या होता है बिल्ट अप एज? पहले हो सकता है ये बिल्ट अप एज क्या होता है? बिल्ट अप एज मतलब कटिंग एज होती है, इसका फुल है बिल्ट, आगे लिख रखा है, वर्डिंग आपको आगे मिल जाएगी, इसको बिल्ट अप एज, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? कटिंग टूल हमारे पास कहां है भाई? ये है ना, हम सिंपल ज्योमेट्री लेके चल रहे हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग, ये कटिंग टूल है। बिल्ट अप एज का मतलब क्या हुआ? एज के आसपास बहुत सारा मटेरियल आना, दैट इज द बिल्ट अप एज। तो एज के आसपास बहुत मटेरियल आना, ये कब होगा, कब पॉसिबल होगा? एज के आसपास में क्या होना? बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाना। ये मटेरियल किसका होगा? पहले तो ये सोचो, ये मटेरियल किसका होगा? चिप बोलोगे या इसे क्या बोलोगे? वर्क पीस, है ना, वर्क पीस भी बोलोगे और चिप भी बोल सकते हो, जो यहाँ वाला पार्ट जा रहा है, मतलब है तो ये वर्क पीस का मटेरियल ना, जो इसके ऊपर इस चिप को, इस एज को क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा बड़ा सा करता जा रहा है। बट वो चिप क्या, जो एज है वो शार्प रहेगी या बिल्कुल डल हो चुकी है? शार्प तो नहीं रही, ठीक है? ये कब होगा पॉसिबल? जरा सोचो, सॉरी, रेक्टेंगल ये छोटे-छोटे कंडीशन बेटे को उसी सेंस में बना सही याद है। देखो क्या है, ये आपके पास चिप बन रही है, ये टूल आपने लगा दिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये डक्टाइल मटेरियल, बेटे बताना डक्टाइल मटेरियल कैसा है? सॉफ्ट है। क्या हो रहा है इसमें? चिप बनती जा रही, यहाँ से शुरू करो, चिप यहाँ से बननी शुरू हुई, ऐसे टूल का इसमें चिप बननी शुरू हुई, फिर बननी। अगर मैं आपसे कहता हूँ, पहली कंडीशन, अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी इसकी बहुत धीरे है, ठीक है? क्या इसको, ये चीज हो क्या है? ये हो क्या रहा है? सोचो, ये चीज हो क्या रहा है? जैसे जैसे आप इस पर फोर्स लगाते हो, किस पर लगाते हो? टूल पर फोर्स, टूल पर फोर्स लगाया, क्या होगा? अगर मैं फोर्स लगाऊं तो कटिंग के टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा? जब कटिंग हो रही होगी मटेरियल की, टेम्परेचर भी ज्यादा है या नहीं? टेम्परेचर ज्यादा है, माइंड में चल रहा है, फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियस फोर्स है, कुछ ना कुछ भले से पॉजिटिव एंगल में कम होगा, बट होगा तो। फोर्स है, टेम्परेचर है, इसकी कहानी सोचो, इस पॉइंट की फोर्स है, टेम्परेचर है, इस पॉइंट पर हो क्या रहा होगा? इस पॉइंट पर यहाँ फोर्स भी है, अच्छा ऐसे तोड़ने के लिए लगा रहा है, टेम्परेचर भी अच्छा है क्योंकि ये कटिंग कर रहा है, तो टेम्परेचर भी अच्छा होगा, गर्म होगा, है ना? तो क्या होगा यहाँ पर होगी टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, तो क्या होगी यहाँ? मेल्टिंग, ठीक है? ये मोल्टन स्टेट में पहुंचेंगे दोनों पार्ट, जब ये दोनों पार्ट मोल्टन स्टेट में पहुंचेंगे तो क्या होगा? वेल्डिंग। क्या होगा? एडहेजन होगा एक दूसरे के साथ, वेल्डिंग। और ये वेल्डिंग कब होगी? इसके वेल्डिंग होने के लिए दो कंडीशन मैंडेटरी है। पहली चीज क्या? प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब फोर्स ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों चीजें हैं तभी तो वेल्डिंग होगी। भाई किसी चीज को आपको इसके साथ वेल्ड करना है, क्या करोगे? पहले प्रेशर बढ़ाओगे, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तभी तो यहाँ पर वेल्डिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है? तीसरी चीज जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज द टाइम ऑफ कांटेक्ट। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट दोगे
भले से टेम्परेचर ज्यादा हो, भले से फोर्स ज्यादा हो, बट क्या इसमें वेल्डिंग होगी? नहीं, ये अलग जा रही है, अलग जा रहा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट मिला ही नहीं। तो इसको यहां से भी समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या टेम्परेचर प्रेशर हो गया, कटिंग हो रही है, टेम्परेचर प्रेशर आ गया, वेलोसिटी अगर मैंने कम कर दी तो क्या होगा? वेलोसिटी अगर मैंने कम कर दी तो क्या होगा? टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा मिला यहाँ पर या कम मिला? वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट, वेलोसिटी मैंने कम कर दी, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वेल्डिंग होने की चांस ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो विल्टर पेच किसमें बनेगी? जहां वेलोसिटी कम। अगर मैं वेलोसिटी तेज कर दूं क्या होगा? कांटेक्ट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, इसका मतलब विल्टर पेच हमारी नहीं बनेगी। विल्टर पेच समझ रहे हो ना? विल्टर पेच क्या है? वेल्डिंग होना। किसका वेल्डिंग होना? इस वर्क पीस मटेरियल का इस टूल टिप के ऊपर, सॉरी टूल एज के ऊपर, टूल टिप के ऊपर, ठीक है। ये कब हम रोक सकते हैं? जब हमारी वेलोसिटी ज्यादा है। तो कंटीन्यूअस चिप विदाउट विल्टर पेच, विदाउट विल्टर पेच कब बनेगी? जब हमारी वेलोसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। कंटीन्यूअस चिप विदाउट विल्टर पेच कब बनेगी? जब वेलोसिटी है। कंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच कब बनेगी? जब वेलोसिटी कम होगी। पहली चीज ये होगी। ये किसके बेसिस पर है? ये बेसिस है हमारा कौन सा? ये बेसिस है टाइम ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रहा है? ये हो गया टाइम ऑफ कांटेक्ट। बट कुछ और भी है। मैंने आपसे कहा अगर मैं फोर्स को कम कर दूं तो भी फायदा। फोर्स कम होगा तो वेल्डिंग के चांसेस कम होंगे। फोर्स कम कैसे हो सकता है? रेक एंगल को बढ़ा। अगर ये रेक एंगल है तो फोर्स ज्यादा, ये रेक एंगल है तो फोर्स कम। तो अगर मैं फोर्स एंगल को बढ़ा दूं, मतलब ऐसे बढ़ा दूं फोर्स एंगल, रेक एंगल को, तो हमारा फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो कम। अगर फोर्स डेवलप कम हो रहा है, सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं रेक एंगल को मैं बढ़ा देता हूं, दैट इज विदाउट कैसे। इफ रेक एंगल को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? क्या होगा? फोर्स कम, सो जो हमारे पास टेम्परेचर है, जो हीट है जनरेशन, वो कम। जो हमारा हीट जनरेशन है वो कम। अगर फोर्स कम है तो हीट जनरेशन कम। हीट जनरेशन कम है तो क्या होगा? वेल्डिंग के चांसेस, क्योंकि टेम्परेचर कम सो वेल्डिंग के चांसेस कम। ठीक है। और अगर चांसेस ऑफ वेल्डिंग कम हो गया तो क्या होगा? विल्टर पेच। चांसेस ऑफ वेल्डिंग अगर कम है तो विल्टर पेच के चांसेस कम। विल्टर पेच जो है, फॉर्मेशन ऑफ विल्टर पेच लेस होगा। ये लेस का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विल्टर पेच कम होगा। तो रेक एंगल अगर किसी का ज्यादा, इफ अल्फा ज्यादा, तो क्या होगा? कंटीन्यूअस चिप विदाउट विल्टर पेच बनेगी। इफ अल्फा कम तो कंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और क्या कुछ चीज हो सकती है? डेप्थ ऑफ कट। अगर मैंने आपसे कहा कि डेप्थ ऑफ कट इसकी ज्यादा है, सोचो जरा क्या होगा? अगर डेप्थ ऑफ कट ज्यादा है, डेप्थ ऑफ कट समझते हो ना, ये वाली चीज है ना। अगर डेप्थ ऑफ कट में कम दूं तो यहाँ फोर्स क्या होगा? कम। डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दूंगा तो फोर्स ज्यादा। ठीक है भाई, ये तो चाकू है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये तो रेक एंगल के साथ आएगा ना। तो डेप्थ ऑफ कट अगर ज्यादा होगी तो हमारा फोर्स ज्यादा, फिर से वही कहानी पुरानी वाली चल जाएगी। कौन सी वाली? फोर्स ज्यादा तो टेम्परेचर कम, मतलब सॉरी, फोर्स ज्यादा तो हीट जनरेशन ज्यादा, हीट जनरेशन ज्यादा, टेम्परेचर 430 ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ डेप्थ ऑफ कट कम है तो क्या होगा? यहाँ पर कंटीन्यूअस चिप विदाउट विल्टर पेच। इफ डेप्थ ऑफ कट क्या है? डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अगर ये कम ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ज्यादा जाएगी और कंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच। छोटी-छोटी कंडीशन समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो ये हो गया मेरा चिप का जेई पर्सपेक्टिव से कंटेंट। समझ में आ गया? चिप क्या है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चिप क्या है जल्दी से बताओ। कौन कौन सी चिप होंगी? सैरेटिक चिप बिल्कुल अलग है, वो अभी समझाता हूं। ठीक है, अब ये बताइए चिप कौन कौन सी होंगी? कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच, डिसकंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच। मेरी बात आप बस हां करते रहो। नहीं सर, डिसकंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच होगी? नहीं। क्यों डिसकंटीन्यूअस चिप विद विल्टर पेच हो ही नहीं सकती? क्योंकि डिसकंटीन्यूअस चिप में तो वैसे ही कांटेक्ट का मतलब नहीं आ रहा, वेल्डिंग कहां से हो जाएगी? क्योंकि कोई तो पहले से टूट गई। जब टूट गई तो डिसकंटीन्यूअस में कभी विल्टर पेच नहीं बनेगी। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस चिप में कभी विल्टर पेच नहीं बनेगी। तो यहां पर फिर से मैं बात कर लेता हूं, चिप है। चिप कौन सी वाली? एक है कंटीन्यूअस, एक है डिसकंटीन्यूअस। अब ये मैं लेके चल रहा हूं ब्रिटल एंड डक्टाइल में। ब्रिटल मटेरियल में कौन सी चिप बनेगी?
ब्रिटल मटेरियल में कौन सी चिप बनेगी? डिसकंटिन्यूअस विद इरेगुलर। ये आपने पढ़ा नहीं है तो कहां से बता रहे हो? डिसकंटिन्यूअस विद इरेगुलर, ठीक है। और डक्टाइल में क्या होगा? डक्टाइल हमारे दो पार्ट, कह नहीं सकते कंटिन्यूअस है, डक्टाइल पहले दो पार्ट, क्या डक्टाइल है और वो क्या है मेरा हार्ड है या फिर वर्क हार्डनेबल, ठीक है। अगर ये चीज है तो क्या होगा? कैसी चिप बनेगी फिर? डिसकंटिन्यूअस। किसके साथ? डिसकंटिन्यूअस कैसी? रेगुलर। और अगर मेरे पास डक्टाइल मटेरियल है बट वो क्या है? सॉफ्ट है। डक्टाइल मटेरियल है बट सॉफ्ट है, तो क्या बनेगा? अब दो चांसेस हैं, क्या कंटिन्यूअस तो बनेगा ही बट वो विदाउट विल्टपेज हो सकता है, या कंटिन्यूअस बने विद विल्टपेज हो सकता है, विद विल्टपेज। बट इनके लिए कंडीशन है, अगर वेलोसिटी आपकी कम होगी तो विद करेगा या विदाउट करेगा? कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी तो विद विल्टपेज होगी, विदाउट विद होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर कम है तो क्या होगा? टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, सो यहाँ पर बेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब विल्टपेज बनेगी। अगर मेरा अल्फा कम होगा या ज्यादा विद के लिए अल्फा, विद के लिए अल्फा ज्यादा, क्योंकि अल्फा ज्यादा तो फोर्स ज्यादा तो टेंपरेचर, हीट जनरेशन ज्यादा, टेंपरेचर ज्यादा, हेडिंग ज्यादा, ठीक है। तो हीट यहाँ सॉरी अल्फा क्या होगा यहाँ पर? कम, इस जगह कम होगा, मतलब एंगल के हिसाब से इस जगह कम होगा। फोर्स ज्यादा किसमें जाएगी? जहां अल्फा कम होगा। फोर्स ज्यादा किसमें जाएगी? जहां अल्फा कम। सो बी यहाँ पर बड़ा होगा, अल्फा यहाँ पर घटा होगा। डेप्थ ऑफ कट डी यहाँ पर इस वाले के लिए ज्यादा होगा, इस वाले के लिए डेप्थ ऑफ कट कम होगा, ठीक है। ये वाली चीज ज्यादा है ना। अल्फा को उल्टा समझा करो ना, रेफरेंस से होता है, रेफरेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा हो गया चैप्टर का, समझ में आ गई? अब कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपको चाहिए होगी वो आप उतार देना, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब आपके जितने भी समझाएंगे ना तो सारी लैंग्वेज यहाँ पर है। वर्क मटेरियल ब्रिटल है तो क्या होगा? इरेगुलर साइज से कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। वर्क मटेरियल अगर मेरे पास क्या होगा? डक्टाइल, हार्ड या फिर हार्ड वर्क हार्डनेबल, तो क्या होगा? रेगुलर साइज की क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस होने के लिए भी? डिसकंटिन्यूअस होने के लिए भी फीड लार्ज हो, डेप्थ ऑफ कट लार्ज हो, टूल टेक नेगेटिव हो, कटिंग फ्लूइड एब्सेंट हो, और क्या मल्टी पॉइंट कटिंग हो। मल्टी पॉइंट कटिंग का मतलब क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगी या नहीं? अगर डक्टाइल मटेरियल को भी आप मिलिंग कर रहे हो तो बार-बार क्या होगी? चिप आएगी, क्योंकि अगले वाले टूल्स ने टूल्स ने काटा, फिर पिछला वाला ये तो नहीं चिप काटेगा, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस होगी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्लेन मिलिंग ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट्स प्रोड्यूसेस। मिलिंग का मतलब क्या हुआ? तो मिलिंग का क्या हुआ? मल्टी पॉइंट है तो बार-बार चिप काटेगा, तो इसका मतलब कौन सा होगा? क्या होगा इसमें आंसर? रेगुलर शेप क्यों आई? क्योंकि डक्टाइल है माइल्ड स्टील, है ना। तो रेगुलर शेप एंड डिसकंटिन्यूअस क्यों आया? क्योंकि वो मल्टी पॉइंट है। प्लेन मिलिंग है ना, तो मिलिंग मतलब मल्टी पॉइंट, ठीक है। इसकी ये क्वेश्चन नहीं, ये आपको विदाउट विल्टपेज कब बनेगा उसकी कंडीशन जो अभी समझ, ठीक है। लुब्रिकेशन की बात है, बस सोचो विदाउट बनाना है तो लुब्रिकेशन ज्यादा देना पड़ेगा या नहीं? देना पड़ेगा। टेंपरेचर डाउन करना है, मेन चीज बस ये है। विल्टपेज का मतलब क्या है? टेंपरेचर डाउन करने की कोशिश करनी है, फोर्स डाउन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ। कौन सा? दीवार कैसे? देखो क्या है, ड्यूरिंग मशीनिंग एक्सेस मेटल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म चिप इन केस ऑफ टर्निंग ऑन ए लेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कंटीन्यूअस रिबन लाइक चिप मतलब कंटीन्यूअस चिप। कंटीन्यूअस चिप इज फॉर्म्ड व्हेन टर्निंग। कंटीन्यूअस चिप कब बनेगी? ब्रिटल मटेरियल बनेगी? नहीं बनेगी तो खत्म ही हो गया, है ना। ब्रिटल मटेरियल कभी बनेगी नहीं। डक्टाइल मटेरियल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। डक्टाइल मटेरियल की बात हो गई। दूसरा, हाई स्पीड पे बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हाई स्पीड पे कंटीन्यूअस चिप बनेगी या नहीं बनेगी? सोचो, हाई स्पीड पे कम वो हमारा
देखो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस चिप इज फॉर्म्ड, ठीक है, और वो भी रिबन लाइक चिप। तो कंटिन्यूअस चिप फॉर्म करने के लिए यहाँ विद बिल्ट अप एज दे रखा है क्या? कंटिन्यूअस चिप दो चीजें हैं ना, एक है विद बिल्ट अप एज, एक है सिंपल रिबन लाइक चिप, जिसमें हमारे पास कोई भी वो नहीं है, बिल्ट अप एज कंडीशन नहीं है। अगर बिल्ट अप एज कंडीशन नहीं है तो कौन सी वाली होगी? कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज। कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज, तो वो कहां पर बनती है? ये कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज कहां पर बनती है? जहां वेलोसिटी हाई हो, ठीक है, जहां वेलोसिटी हाई हो, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम हो बेंडिंग होने के लिए। सो आंसर विल बी कहां गया भाई? ये वाला है आंसर विल बी ये। तो 1 and 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर रिबन लाइक की जगह विद बिल्ट अप एज होता तो यहाँ पर आंसर जाता 2 and 4, ठीक है, क्लियर? ठीक है, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज क्या-क्या चीजें हो जाएंगी? फिर से वही सारी चीजें, ठीक है। बस यहाँ क्या होगा, कटिंग फ्लूइड नहीं दोगे, टेंपरेचर बढ़ेगा, फायदा होगा, बिल्ट अप एज बनेगी। बट आपका बिल्कुल नुकसान है अगर बिल्ट अप एज बनती है तो खराब कर देगा वो टूल को, ठीक है, टूल खराब हो जाएगा, आगे की टूल से काटता हुआ चलेगा, ठीक है। अब ये बताइए, बहुत सारी सिंपल सी चीजें एक्चुअली। बिल्ट अप एज इज फॉर्म्ड व्हाइल मशीनिंग, अभी यही क्वेश्चन मैंने फिर से पूछा है, बट लैंग्वेज अलग है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल विद बिल्ट अप एज कब बनेगी? A bilt of edge is formed while machining ductile material with, ठीक है। ये बताओ, friction at the tool chip interface can be reduced by, कहां पर है ये? कहां पर है ये? चिप के पर, ठीक है। इंक्रीजिंगली, सोचो इंक्रीजिंगली, पहले इसको समझो, चिप में फ्रिक्शन है कहां? चिप में फ्रिक्शन है कहां? टूल चिप इंटरफेस ये वाला है। एक्चुअली ये बिल्ट अप एज का क्वेश्चन ही नहीं है, ये किसका है? ये माइक्रोवेल्ड का है। माइक्रोवेल्ड और समझो क्या होता है, माइक्रोवेल्ड होता है ये वाला पार्ट। जब फ्रिक्शन को लेते हुए चिप रेक सरफेस से जा रही होती है, टेंपरेचर उसका हाई है, तो ये रेक सरफेस से जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? क्यों? कहां जुड़ेगी? जहां से इसके एयर से। कभी सरफेस स्मूथ नहीं होती, गलती मत करना, कभी भी सरफेस स्मूथ नहीं होती। इसका मतलब यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन पर तो जुड़ेगा, तो ये बनता है मेरा माइक्रो वेल्ड। ये छोटे-छोटे वेल्ड बनते हैं, छोटे-छोटे वेल्ड। ये क्यों बन रहे हैं? आप खुद सोचो, अगर ये और ये चीज है, इन दोनों में ये इसके ऊपर से सरक के जा रहा है, तो यहाँ वेल्डिंग है नहीं, क्यों? फोर्स तो है, फ्रिक्शन फोर्स तो है, वेल्डिंग क्यों नहीं? टेंपरेचर नॉर्मल है, टेंपरेचर रूम टेंपरेचर के आसपास है, जबकि इस कंडीशन में है कटिंग में टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो क्या होगा? अगर ये फोर्स में मिल जाए और टेंपरेचर मिल जाए और टाइम ऑफ कांटेक्ट में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वेल्डिंग। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेल्ड। इस माइक्रोवेल्ड को तोड़ोगे तभी तो चिप आगे फ्लो करेगी। तो माइक्रोवेल्ड को तोड़ने के लिए आपको फ्रिक्शन मतलब फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा टूल को। माइक्रोवेल्ड को तोड़ने के लिए फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, बस यही चीज है। माइक्रोवेल्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस्ड। कब रिड्यूस्ड हो सकती है? जब ये माइक्रोवेल्ड आप होने ना दो। और ये कब नहीं होगी? जब स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा इन्हें वेल्डिंग करने का। स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीजिंग द कटिंग। ये माइक्रोवेल्ड का क्वेश्चन था फ्रिक्शन का, ना कि किसका है। ये क्वेश्चन ये इसका नहीं है। यहाँ होता है क्या? बिल्ट अप एज। ये है बिल्ट अप एज, जबकि ये क्या है? माइक्रोवेल्ड। टूल चिप इंटरफेस की बात हुई है ना, तो रिड्यूस होगा ना, वो रिड्यूस करेगा। हाँ, तो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस तभी तो होगा जब यह माइक्रोवेल्ड लगेगी ना। वेग एंगल बढ़ा दो, डिक्रीज करेगा तो वेल्डिंग हो जाएगी, वेल्डिंग हो जाएगी तो फ्रिक्शन ज्यादा बनेगा। आप इसको इसके ऊपर चढ़ाना चाह रहे हो, ये एक तो पहले फ्रिक्शन की वजह से टूल स्टिच को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वेल्डिंग और होगी वो ज्यादा रुकेगा। आपको तो इसे इसके ऊपर को लेके जाना है ना, चिप को आपको इसे कट करते हुए लेके जाना है। तो आपके अगर जो वेल्ड हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चिप को इधर के लेके जाने के लिए। तो माइक्रोवेल्ड को तोड़ दो या फिर माइक्रोवेल्ड को होने ही ना दो। माइक्रोवेल्ड को तोड़ोगे फोर्स बढ़ाओगे, माइक्रोवेल्ड को होने ही ना दो वेलोसिटी बढ़ा दो। वेलोसिटी बढ़ाओ, माइक्रोवेल्डिंग नहीं है तो कौन सा वाला फोर्स लगाना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाला, नॉर्मल वाला, सिंपल। जैसे कि इसको वेग एंगल को बढ़ा सकते हैं। रेट एंगल बढ़ाना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है ना इसके लिए। फ्रिक्शन फोर्स रेट एंगल पर डिपेंड कर रहा है।
फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के अंदर है ना। मैं विड्थ पेज की बात ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है टूल चिप इंटरफेस। टूल चिप इंटरफेस रेक्टेंगल बढ़ने से चेंज होगा, कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये किससे होगा, ये तब होगा जब माइक्रोवाइड हम होने से रोकते हैं। तो माइक्रोवाइड होने से तभी रोक सकते हैं क्योंकि फोर्स ये वाले हैं, वो ये वाले फोर्स है ना, वो जो एक दूसरे के साथ में लग रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स को हम जनरली कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। हां, तो फिर से कम करने के लिए एंगल में बढ़ा सकते हैं। फोर्स रेट एंगल वाला इसको इफेक्ट करता है। जितना शार्पर उतना क्या हो गया हमारा, जल्दी जाएगा ना। इजीली जाएगा जितना शार्पर होगा। ये क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब शार्पर गया तो इसके जो ग्रेन्स होती हैं उनके ये इजीली बीच में चला गया, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, शेयर ज्यादा अच्छे से देगा। तो जो शार्पर टूल है वो शेयर ज्यादा से अच्छे से देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्रिक्शन कम कर रहा है, फ्रिक्शन कम करने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, शेयर कांस्टेंट फोर्स है। ऐसे कैसे कह दिया आपने वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये गड़बड़ कर दिया। पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होती है, सिर्फ फोर्स। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपने अगर फोर्स कम कर दी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पावर कांस्टेंट की बात ही नहीं हो रही है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपने फोर्स को बढ़ाया रेक्टेंगल कम करके तो फोर्स तो आपने ठीक है कम कर दी, बट वेलोसिटी तो आपके ऊपर है ना। आप पावर को बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो। एक ये दोनों चीजें इंडिविजुअल अलग अलग है। फोर्स कम करने का मतलब, और हीट किससे जनरेट होती है, फोर्स से या पावर से? पावर से। हीट क्या है, इट इज द एनर्जी, इट इज नॉट द फोर्स। इट इज द एनर्जी, हीट फोर्स नहीं है। तो अगर एनर्जी है तो कहां जनरेट होगी, जब उसमें एनर्जी की यूनिट हो, ना कि फोर्स की यूनिट हो, ठीक है। बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलें। चिप ब्रेकर, ठीक है। चिप ब्रेकर एक्चुअली जेई में ना, जेई में ये सारी चीजें बताने की जरूरत होती नहीं, इसीलिए मैं आपको ना बहुत ही ऊपर से लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये में सारी चीजें बता देते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी बताया हुआ है हमने कि जो हमारी चिप वेलोसिटी होती है उसमें पावर कितनी, चिप डायरेक्शन में, जहां सॉरी चिप जिधर फ्लो कर रही है, जिधर हमारा कटिंग जा रहा है उसमें पावर कितनी, ठीक है। और जो हमारी थ्रस्ट है उसमें पावर कितनी। अब ये सारी चीजें आपको बताने में कौन सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है कि आपको ना मुझे ऊपर से बताना पड़ता है। ऊपर से बताने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीजें आपकी साइड हो जाती हैं। जनरली क्वेश्चन इससे नहीं आएगा बट साइड हो जाती है। प्रॉब्लम ये चिप ब्रेकर क्या होंगे, चिप ब्रेकर कब यूज होंगे, जब आप कंटीन्यूअस चिप आएगी, जब आपकी कटिंग कंटीन्यूअस चिप आएगी। जब कंटीन्यूअस चिप आएगी तो क्या होगा, आपको चिप ब्रेकर यूज करने पड़ेंगे कि आपका अल्टीमेट एम है क्या करना, वर्कर को बचाना, कंटीन्यूअस चिप को छोटा-छोटा करके काटना। तो ये है मेरी चिप ब्रेकर। जैसे कि चिप इस पर फ्लो हो रही थी, यहाँ पर एक ऐसे दे दिया तो ऐसे घूम जाएगी, चिप ब्रेकर तोड़ना मतलब कंटीन्यूअस चिप को। ये सारी चीजें आपकी क्या है, चिप ब्रेकर। ये टूट गया, ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो चिप को ब्रेक करने के लिए ऐसी शेप देना स्टैंड के अंदर या टूल के अंदर, दैट इज द टाइप ऑफ चिप, ठीक है। माइंड में आ गया, नाम लिख लेना तो नोट्स बनाओ, ठीक है। बात क्लियर हो गई, दिस इज चिप, ठीक है। पावर से रिलेटेड चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको। जनरली वैसे आएगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी वो समझाया था ना आपको मर्चेंट सर्किट, क्योंकि आपके यहाँ मर्चेंट सर्किट नहीं है तो पावर भी इतना नहीं आएगा, ठीक है। मर्चेंट सर्किट हमने समझाया था, आप वीडियो से देख लेते उसे ना। ये यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि एक कौन सी है, यहाँ पर एक कौन सी है, एक है फ्रिक्शन फोर्स, एक है शियर फोर्स, एक है कटिंग फोर्स। ऐसे कटिंग फोर्स हम समझ चुके हैं, है ना, डायनामोमीटर से आ रही है एक कटिंग फोर्स। तो पावर क्या होती है, पावर को लिखते हैं यहाँ पर, पावर के फॉर्मूले। पावर क्या होगी, Fc इनटू, ये क्या होगी, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। सबसे ज्यादा पावर हमें इसी में जरूरत होगी कि कटिंग हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी कहां से आगे, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी कहां से आगे पावर में, कटिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, पावर क्या होती है, टी ओमेगा पढ़ा है, टी ओमेगा है तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू रेडियस इनटू ओमेगा, ओमेगा और रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो F इनटू v हो गया पावर। F इनटू v के लिए अगर कटिंग फोर्स की डायरेक्शन में पावर देखूंगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v, कटिंग वेलोसिटी, तो v इनटू Fc।
Fc into V is the power for the cutting, while एक और कौन सी पावर हो जाएगी, इसकी कटिंग पावर। एक पावर कौन सी हो गई, shear पावर कैसे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी होती है, मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल समझा रखा है, इसकी वेलोसिटी होती है क्या, Vs, shear velocity भी, और अभी समझाया आपको Fs भी आता है, तो Fs into shear force into shear velocity, this is the shear power। ये क्या होगी, ज्यादा होगी इससे कम क्यों, पावर कम क्यों, क्योंकि यहाँ Vs बहुत कम है V से, यहाँ Vs बहुत कम है V से, टर्निंग में तो बहुत ही कम, ठीक है। और कौन सी हो गई, जो हमारे पास चिप डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल पावर, इसे हम क्या बोल देंगे, दी फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, फ्रिक्शनल डायरेक्शन में, ये वाली फ्रिक्शनल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, bc चिप वेलोसिटी, bc into ff या f, bc into f, हमने इसे f लिखा हुआ है, दैट इज द फ्रिक्शनल पावर। इससे कम होगी या ज्यादा, इससे कम, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है bc क्या है, इससे कम है, कहाँ पढ़ा था, r में पढ़ा, r equal to bc by b, ठीक है, छोटा डिवाइडेड में बड़ा, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक। तो ये चीजें हो गई, ये हमारी पावर। कुछ पावर होती है फीड पावर, यार अब वो इतना नहीं आएगा, ऐसे उतना है तो आपको बहुत टाइम, तो फीड पावर वगैरह नहीं लेके जाना, ठीक है। चिप की बातें हो गई, पावर में ना थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अब हम चलते हैं बियर पर। बियर से पहले चिप को अपने माइंड में डालो, कहां से डालोगे, ठीक है। ये चीज क्या होगी, एब्रेशन मतलब रगड़ या घिसना, ठीक है, या रगड़, ठीक है। अगर ये वाली चीज आप देख रहे हो तो क्या होगा कि उसमें पॉइंट्स जो होंगे, उसमें ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजन वर्ड यूज मत करना है। या क्या है, एब्रेशन का मतलब होगा जो इसके ऊपर वाले मटेरियल है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके जो नीचे वाले मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कंपोजिशन में कुछ भी है। ये एक मटेरियल अलग है, ये एक मटेरियल अलग है, इन दोनों के कंपोजिशन अलग है। जब कंपोजिशन अलग है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी अलग-अलग हो सकते हैं। कंपोजिशन में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कंपोजिशन में अलग-अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऊपर अलग-अलग हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स टूट रहे। एब्रेशन वो चीज है ना, एब्रेशन वो चीज है। जबकि डिफ्यूजन क्या है, पहले एडेशन और समझ लो, एडेशन से पहले डिफ्यूजन समझ लो। इसी चीज पे एक डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का एक के साथ चल जाए। डिफ्यूजन आपने समझा था ये केमिस्ट्री में। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, जहां कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, अब जरा सोचो इस चीज को, कार्बन परसेंटेज के एग्जांपल से लेके चल रहा हूं। कार्बन परसेंटेज किसमें ज्यादा, अभी जो आपसे पूछा मैंने, कार्बन परसेंटेज किसमें ज्यादा, कहां पे है कार्बन परसेंटेज, किसमें ज्यादा, टूल में ज्यादा। टूल का टेम्परेचर हो गया ज्यादा, कहां, यहाँ। क्रेटर वियर क्यों बनेगा, सोचो जरा इस चीज को, क्रेटर वियर क्यों बना, सोचो इस चीज को। यहाँ पर कार्बन परसेंटेज ज्यादा थी टूल में, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसका भी। मटेरियल जब टेम्परेचर ज्यादा होते हुए निकल रहा है, कार्बन परसेंटेज किसमें कम, वर्कपीस में कम। कार्बन परसेंटेज किसमें ज्यादा, टूल में ज्यादा। क्या होगा, कार्बन परसेंटेज क्या चाहेगी कि भाई मैं वर्कपीस में कम हूं तो मुझे उधर जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं कार्बन का। ऐसे ही कुछ और भी हो सकता है जहां कंसंट्रेशन कम होगी, कार्बन का अपने टूल से वर्कपीस की तरफ जाना, डिफ्यूजन। तो ये है ना डिफ्यूजन। तो जो क्रेटर वियर है किसकी वजह से हो रहा है, बस समझ रहे हो, क्रेटर वियर किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन यहाँ पर मेन क्राइटेरिया है। तो डिफ्यूजन किसमें हो रहा है, क्रेटर वियर, डिफ्यूजन टूल का हो रहा है। हाँ, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है कंसंट्रेशन का, जो भी कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, क्योंकि वो हार्डर है तो कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, कार्बन परसेंटेज ज्यादा है तो उधर जाएगा।
इसीलिए तो वियर हमारा टूल में हो रहा है, इसीलिए वियर हमारा टूल में हो रहा उनके मॉलिक्यूल अपने वर्क के साथ है। हाँ, आप ये डिफ्यूजन नहीं बोलोगे, आप ग्रेटर वियर बोलोगे टूल में। डिफ्यूजन हो सकता है वर्कपीस से इधर हो जाए, मतलब किसी भी दो मटेरियल में डिफ्यूजन कब होगा, जब हमारा एक में कंसंट्रेशन ज्यादा हो एक में कम हो, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है, हाँ है ना। और यहाँ टूल क्या है, टूल में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इस वजह से वो ये भागा। ये क्यों भागा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था। अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तो डिफ्यूजन होगा नहीं। जबकि फ्लैंक वियर कैसे होगा, हाई टेंपरेचर नहीं फ्लैंक वियर सोचो, हाई टेम्परेचर तो होगा बट ठीक है, बट उसमें क्या है, उसमें है रगड़, उसमें है रगड़। तो जो हमारा जो फ्लैंक वियर है वो मेनली किसकी वजह से होता है, एब्रेजन की वजह से। फ्लैंक वियर मेनली किसकी वजह से होगा, एब्रेजन की वजह से। ठीक है, जबकि जो ग्रेटर वियर होगा वो मेनली किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। एडहेजन वियर क्या है, अब वो चीज भी आ जाती है, माइक्रोवेट बन गए, है ना, माइक्रोवेट बन गए, अब बनने के बाद उन्हें फोर्स लगा के तोड़ रहे हो तो क्या होगा, आपने वेलोसिटी नहीं बढ़ाई, अब आपने क्या की वेलोसिटी कम थी तो माइक्रोवेट आपने बनने दी, अब बन गए वो आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, अब उन्हें तोड़ना भी है क्योंकि चिप को मूव कराना है, तोड़ना भी है, नहीं तो फिर तो चिप चलेगी नहीं, इतना फोर्स दे नहीं रहे हो, चिप नहीं चलेगी। तो आप जब उसे तोड़ोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल टूल वाले चले गए ना उसके साथ, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एडहेजन। एडहेजन क्या है, एडहेजन है जैसे कि वेल्डिंग, जैसे कि वेल्डिंग। ये कब होगा, ये होगा जब माइक्रोवेल्ड फॉर्म हो जाएंगे, तब जो वियर आएगा, तब जो वियर आएगा टूल में वो क्या होगा मेरा, एडहेजन। एडहेजन मैकेनिज्म है, ठीक है, बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन वही केमिकल वाली चीजें कि जब हमारे मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं उनकी वजह से जो वियर आता है वो हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, आपको पता है कोरोजन में से ही आ जाता है ठीक, मेटल ऑक्साइड बन गए, ठीक है, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, केमिकल को हमारा केमिकल से रिलेटेड है। अभी ये चीज समझ में आ गई है, नहीं तीनों चीजें एकदम क्लियर। क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं एब्रेजन वियर सबसे ज्यादा कहां होगा, एब्रेजन वियर में होता क्या है, एब्रेजन में घिसाव सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, ठीक है, फ्लैंक में किस सेंस में, घिसाव तो वहां पर भी ऊपर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है ग्रेटर वियर में एब्रेजन वियर नहीं होगा, समझो इस चीज को, ग्रेटर वियर में मेजॉरिटी डिफ्यूजन वियर होगा क्योंकि टेंपरेचर ज्यादा है, बट इसको ये मत सोच लेना कि एब्रेजन नहीं होगा, इसमें एब्रेजन भी होगा क्योंकि घिसाव तो यहां पर भी है, चिप और टूल में भी है, तो एब्रेजन एंड डिफ्यूजन दोनों ही है ग्रेटर वियर। जबकि यहाँ मेजॉरिटी क्या है, यहाँ मेजॉरिटी क्या है फ्लैंक वियर में एब्रेजन, ऐसा है कि यहाँ पर डिफ्यूजन भी होगा बट यहाँ डिफ्यूजन कम होगा, यहाँ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, कंटरवेशन है ना, ऑक्सीडेशन भी होगा, ओके, टेंपरेचर बढ़े तो ये सब चीजें होंगी, बट हाँ सब चीजें होंगी, बट मेन क्या है, आंसर आता है मेन क्या है, तो मेन क्या है, इसके लिए डिफ्यूजन वियर के लिए ग्रेटर है और फ्लैंक के लिए एब्रेजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन सब में टेंपरेचर जैसे बढ़ गया ना हर चीज होनी जरूरी होती है, तो ये देखो आप ऐसा तो नहीं कि एब्सोल्यूट जीरो करके चल रहे हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन है क्या, नहीं वो चीज तो फिक्स है, ठीक। तो आपको बस ये थोड़ा समझना था, ठीक है, एडहेजन वियर क्या होता है, एब्रेजन वियर क्या होता है, डिफ्यूजन वियर क्या होता है, मैंने छोटे-छोटे पॉइंट लिख दिए हैं, आपको बस क्वेश्चन में ये ढूंढना होगा, ये ढूंढना होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस और ये ऑक्सीडेशन का आपको पता है, एक्चुअली क्या हुआ ना, कल की क्लास ही थी, कल भी डायरी मेरा परसों की क्लास थी 10 बजे से 7:30, ठीक है, आज क्लास है, कंटिन्यू क्लास है, तो मैंने आपसे बताया नहीं बताया, मैं एक्चुअली 21 तारीख से ऊपर हूं, करीबन 4 मुझे जाना है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू क्लास कर रहा था, गेट की जनरली हो रही थी संडे, आपकी नहीं हो पा रही है, बट कोई नहीं, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को थोड़ा सा फास्टली लेके और वीडियोस के थ्रू लेके चलूं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे, टेलर्स टूल लाइफ, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये जनरली पूछी जाती है। वियर कंप्लीट हो गया, जब हमने क्या क्या यूज खत्म कर लिया, मर्चेंट खत्म कर लिया, देन चिप फॉर्मेशन खत्म कर लिया, वियर खत्म कर लिया, नेक्स्ट आ गया टूल लाइफ, टूल लाइफ ये सब कुछ ऐसी है, एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा बस, और एक लाइन में वही क्वेश्चन आएगा जितना मैंने बताया, बहुत डेप्थ वाली चीजें नहीं पूछेंगे, पूछे जाएंगे तो वो जेई स्टूडेंट की से भी मिलने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इतना डेप्थ पढ़ेंगे नहीं। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे थे, एई की तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैं इन सब की डेप्थ बताऊंगा, 14 दिन लगे हैं मुझे इसको खत्म करवाने में, तो ऑब्वियसली फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, बट जेई की बेसिस पर हम इधर सब कंटेंट लेके ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, टेलर्स टूल लाइफ, सीधा फॉर्मूला याद करना है, कोई बहुत ज्यादा चीज याद नहीं करनी, क्या हो जाएगा, v t to the power n equal to constant, दिस द फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं,
v t की पावर n इक्वल टू दिस इज टेलर लाइफ टेलर टूल लाइफ फॉर्मूला। ये क्या है? टूल लाइफ है। अगर टूल लाइफ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। टूल लाइफ t है, टेंपरेचर नहीं है। t क्या है हमारा? टूल लाइफ। टूल लाइफ v क्या है? कटिंग वेलोसिटी। अगर मैं कटिंग वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो टूल लाइफ क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? अगर मैं कटिंग वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो टूल लाइफ क्या होगी? क्यों? अगर टूल लाइफ सॉरी कटिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, अब वो माइक्रोवेव वगैरह को भूल जाओ, वो चिप के फॉर्मेशन थे, उन्हें सब साइड कर दो। अगर मेरे पास वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ज्यादा देना पड़ रहा है कटिंग के लिए, फोर्स ज्यादा देना पड़ रहा है, टेंपरेचर ज्यादा हो गया, टेंपरेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो टेंपरेचर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? हीट जनरेशन ज्यादा, हीट जनरेशन ज्यादा, टूल लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ जब इस चीज को सोचोगे तो चिप फॉर्मेशन वगैरह के बारे में साइड करो, क्योंकि जो ज्यादा इफेक्ट होता है वेलोसिटी का वो टूल लाइफ को कम करने की वजह से टेंपरेचर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में टेंपरेचर था, अब है टूल लाइफ। ठीक है, तो टूल लाइफ क्या है? बेस्ड ऑन द फैन टू बियर को वियर पे कंसीडर करके इक्वेशन निकालिए, बट यहाँ पर ये टूल लाइफ और वेलोसिटी दोनों के हिसाब से। ठीक है, कॉजेस क्या है? स्लाइडिंग ऑफ द टूल अलोंग द मशीन सरफेस होता ही है। ठीक है, टेंपरेचर राइज होता ही है। ठीक है, टेंपरेचर राइज, वेलोसिटी बढ़ेगा, टेंपरेचर राइज होगा। ठीक है, कटिंग स्पीड v क्या है? कटिंग स्पीड ठीक है वो मीटर पर मिनट है, टाइम मिनट मिनट में, अगर मीटर पर सेकंड है तो टाइम सेकंड उस हिसाब से। ठीक है, n एक्सपोनेंट है, n एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू आपको जेईई में याद रखनी है अगले स्लाइड में। n एक्सपोनेंट डिपेंड्स ऑन द टूल मटेरियल, टूल मटेरियल अलग होगा तो n अलग होगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ जेईई में आता है। जेईई में क्या क्वेश्चन आएगा? टेलर्स टूल लाइफ का फॉर्मूला होगा ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में टेलर टूल लाइफ का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। v क्या है? कटिंग वेलोसिटी, t क्या है? टूल लाइफ ना कि टेंपरेचर। ठीक है, c क्या है? कांस्टेंट बेस्ड ऑन द टूल एंड वर्क मटेरियल एंड कटिंग कंडीशन, जो कांस्टेंट निकल के आया आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू पूछी जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी? ये चीज आपको याद रखनी है उस एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाएगी? n की वैल्यू अगर 0.08 से 0.2 है तो वो है एचएस टूल, या फिर क्वेश्चन में आ गया एचएस टूल के लिए n कितना, तो कितना 0.08 से 0.2, कास्ट अलॉयज के लिए कितना 0.1 से लेके 0.15, कार्बाइड टूल के लिए कितना 0.2 से लेके 0.4, सिरेमिक टूल के लिए कितना 0.5 से लेके 0.7। बन गया ऑब्जेक्टिव, बस ये याद, और इसमें मैं कुछ और तो बता नहीं सकता। ठीक है, बस ये बता सकता हूं n है क्या, n क्या है हमारा? n है टूल एक्सपोनेंट। ठीक है, टूल एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उससे पावर सिरामिक की लाइफ करती है। हाँ, जैसे जैसे जितना ज्यादा n होगा, जितना ज्यादा n होगा वो वेलोसिटी के बेसिस पर काम करेगा। और आपको मैंने बताया भी था जब कहानी समझाई थी टूल की, तो उसमें बताया था सिरेमिक्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी पर टेंपरेचर को भी झेल जाते हैं, मतलब टूल लाइफ में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, जो मैंने उस टाइम बताया 1300 टेंपरेचर दे रखा है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो चीजें आ रही हैं वो उसके बेसिस पर है। एचएस सबसे कम होगा, एचएस सबसे कम होगा तो उस सेंस में उससे कम होगा एचसीएस। ठीक है, तो ये उसके बाद ये चीजें ऐसे आएंगी नहीं, बट फिर भी मैंने डाल दी है ना, ये आपके यहाँ पूछेंगे नहीं, ग्राफ वगैरह नहीं पूछने वाले, बट फिर मैंने डाल दिया क्या कि जो ये है एचएसएस है, अगर मैं लोग भी लोग टी बेसिस पर, ये टी टेंपरेचर नहीं है, लोग भी लोग टी एंड लोग टी टेंपरेचर पर पूछ ले, तो जो हमारा 1 है दैट इज द एचएसएस, वो सबसे नीचे होगा, फिर कार्बाइड होगा, फिर सिरेमिक होगा। ये थोड़ा फील भी आपको उस कहानी से आ रहा होगा। एचएसएस की जो टूल लाइफ है वो वेलोसिटी कम पर टूल लाइफ कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा करोगे हमारा सिरेमिक ही सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आ गया मशीन टूल ऑपरेशंस। हमारा मेटल कटिंग वाला नॉर्मल चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब जो सेकंड पार्ट है उसका मशीन टूल ऑपरेशन वो अब शुरू करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? मैंने आपसे कहा था कि जो मेटल कटिंग का शुरू वाला पार्ट है जिसमें समझना होता है वो इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद क्या थी, ये सारी चीजें आपकी डायरेक्ट थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं था बहुत समझना। जहां जहां छोटी-छोटी चीजें समझाने की जरूरत थी वो मैंने बता दी। जब वेलोसिटी ज्यादा होती है फिल्टर पिच क्या होती है, ये सारी छोटी-छोटी चीजें, एडिशन एब्रेशन ये क्या होते हैं बस। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। वेलोसिटी का रेशियो याद रखना हमेशा पूछा जाता है, तो तीन रिलेशन में ड्राइव करवाए थे, ठीक है वो चीज याद रखना। वीटी जो अगर इनका रिलेशन आपसे कभी वैसे नहीं पूछा जाएगा ड्राइव करके, है ना, वो कन्वेंशनल भी पूछा जा सकता है वी रिलेशन वो जो ड्राइव करता है, ठीक है। बट ये वी टू द पावर n का रिलेशन करके ड्राइव करने की पूछा था एक्सपेरिमेंटल, टेलर साहब ने एक्सपेरिमेंटल निकाला था सिंपल, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा आपको नहीं सोचना, ठीक, क्योंकि पूरा ये रिलेशन आपका बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, इसके बारे में ज्यादा जाना, ठीक है। मशीनेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमी ये आपके सिलेबस में आती है,
ये भी पार्ट होता है इसका, बट मशीनेबिलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं मशीन टूल ऑपरेशन। कौन कौन से मशीन टूल्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम जनरली पढ़ते हैं? कौन कौन से मशीन टूल्स हो गए जिन्हें हम जनरली पढ़ेंगे? जनरली सबसे पहले लेथ के बारे में, उसके सारे प्रोसेस, लेथ के बारे में उसके सारे प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में सिंपल पीपीटी बना रखी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा लैंग्वेज कुछ नहीं। आपको बस वो जो प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मुझे आपने बताया था, जब मैंने ये कहा आपसे कि आपका जेईबी क्वेश्चन आएगा, तो जेईबी क्वेश्चन आपका डेप्थ से नहीं आएगा कि ड्रिल के अंदर क्या क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आएगा कि ड्रिल में टूल कैसे भाग रहा होगा, टूल की डायरेक्शन के ऊपर आ जाएगा, टूल की डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, वर्कपीस के रेस्पेक्ट में कैसे। ठीक है, आपके यहाँ फॉर्मूले नहीं आएंगे, जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, बाकी फॉर्मूला जितना भी होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, लेथ उसके टर्निंग के बेसिस पर क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे लेथ में, जैसे अभी मैंने बात भी की थी कि ब्रोचिंग क्या होता है, होनिंग क्या होता है, रिमिंग क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ना क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये इस काम के लिए होता है, ये इस काम के लिए होता है, ये इस काम के लिए होता है, बस। तो उसी के हिसाब से मैंने पीपीटी बना रखी है बस, जिससे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना, बस इतना ही आइडिया। तो हम कर रहा हूं ना, बेस कर रहा हूं, तो भी वो ना बहुत ही नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं जेईई में, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लेके तीन चीज हुआ। अच्छा, तो बहुत ही नॉर्मल चीजें लेके चलो। ठीक है, बस उसको मैंने बनाने की कोशिश की है कि आपके माइंड में बैठ जाए, तो माइंड में बैठ के किससे देख के, तो वीडियोस देखेंगे हम और पिक्चर्स देखेंगे, मतलब जो इमेजेस। तो लेथ हो गया, लेथ के सारे प्रोसेस। देन क्या हो गया, ड्रिल हो गया, ड्रिलिंग उसके सारे प्रोसेस, मतलब ड्रिलिंग मशीन्स जो होती है ना उनके बारे में, ड्रिल टूल के बारे में भी मैंने इसमें स्लाइड रख रखी है, जरूरत नहीं है इतना नहीं पूछेंगे, फिर मैंने स्लाइड रखी है, थोड़ा सा अगर पूछे तो आप बता सको कि हेलिक्स एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या होता है। उसके बाद ड्रिलिंग के बाद में रीलिंग, बोरिंग, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें, शेपिंग भी करेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ तक प्रोजेक्ट, आज हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा शेपिंग, कल जो है कल की स्लाइड में है शेपिंग, है ना, मिलिंग, मिलिंग आपके यहाँ कभी-कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, जो पैरामीटर्स होते हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, वो ग्राइंडिंग का मुझे समझाना है बस, कभी-कभी वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, शेपिंग हो गया, कार्डिंग हो गया। ठीक है, गियर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, गियर मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको नाम भी बताया, बोबिंग, है ना, गियर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये जो चीजें हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ अगर ये कंप्लीट कर हो जाएगा तो उसके आगे वाला पार्ट कर लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब ये मशीन टूल्स तक मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परसों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शीट मेटल ऑपरेशन कर लेंगे या फिर मेट्रोलॉजी कर लेंगे। तो अभी आगे के ना बहुत छोटे-छोटे यही था सबसे ज्यादा, तो इस महीने के मुझे इससे पहले हो जाएगा, अब मैं कर भी दूंगा, बट हाँ इतना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जल्दी होगा आपको, जितना कंटेंट दे रहा हूँ कम से कम उतना करना है, भागने का मतलब ये नहीं सिर्फ मेरी स्पीड अप हुई है, कंटेंट उतना ही रखूंगा। ठीक है, हाँ ये है कि आपको दिमाग पर थोड़ा जल्दी से जोड़ना है। पीडीएफ करवा कैसी पीडीएफ देना है, वाइट वाइट वाला, चलो मैं वाइट वाला दूंगा। ठीक है, वाइट वाला दूंगा, बट यार वाइट वाले में ये नहीं आ पाएगा, मैं लिख रहा हूँ पीडीएफ बनाता हूं तो भी हाँ, मतलब जो ये बनी हुई है जिसे अभी मैंने ब्लैक कन्वर्ट किया है इसे, तो उसी को वाइट में भेज दूंगा, है ना? ये तो मैं अपना आप ठीक, चलो तो ठीक है, अभी मुझे ना 3 बजे के बाद ही भेजता हूँ, जब मैं ये भेजता हूँ ना आपको तब भेजता हूँ। मुझे सेंड कर दूंगा। चलो तो अब लेथ पर चलें आगे, लेथ में क्या है आपके यहाँ, ऐसे तो है कि बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं कि भैया गियर इसमें कैसे लगे होते हैं, मैंने फिर भी आपको कहानी स्टार्टिंग में बता दी थी, इसमें हमारे पास 2 गियर मैकेनिज्म होती है, जबकि एक ही मोटर होती है, मोटर एक चल रही है, 2 गियर मैकेनिज्म चल रही है, एक मैकेनिज्म इसको लेके चल रहा है, एक गियर मैकेनिज्म लेके चल रहा है चक को, एक गियर मैकेनिज्म इसको लेके चल रहा है फीड को। फीड का मतलब क्या हुआ, जो ये वाला है स्क्रू, ठीक है, लेड स्क्रू, इसका नाम क्या होता है, लेड स्क्रू। लेड स्क्रू का यूज क्यों किया जाता है, लेड स्क्रू का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक थ्रेड, मतलब मशीनिंग और ऑटोमेटिक मशीनिंग में कौन सी चीज कर रहे हो आप, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब आप जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, पिच समझा रखे हैं हमने, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब आपको पूरा वो ग्रूविंग करना होगा, मतलब इस तरह से आपको ये थ्रेड्स बनाने होंगे, तो ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से तो बहुत हल्के से आ गए फिर यहाँ से इतना लंबा करके, ऐसे नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर आप उस पोजीशन पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें सिर्फ ये देगा, जबकि फीड रोड हमें ऐसा देगा क्या, नहीं, फीड रोड हम मैन्युअली करते हैं,
दिस इज द फीड रोड हमारा क्या हो गया मैनुअल, ठीक है, फीड रोड हमारा क्या हो गया मैनुअल, ये हमारी मैनुअल मशीनिंग है, मतलब हम चाहे अपने हिसाब से कर, दिस इज द मैनुअल मशीन, ठीक है, ये हो गया फीड रोड। उसके बाद आपको पता है दिस इज द चक, ठीक है, ये हमारा हेड स्ट्रोक, ये चक, ये टेल स्ट्रोक मूवेबल होता है। अब भाई जेई की यही वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टेल स्ट्रोक क्या है, मूवेबल है, याद रखना टेल स्ट्रोक मूवेबल है। टेल स्ट्रोक कब यूज होगा, जब आपके पास शाफ्ट कैसी होगी, लेंथी, तो इनको क्या करोगे, सपोर्ट करने के लिए यूज करोगे, यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं होगा बहुत अंदर से पूछ रहा है, ठीक है। टेल स्ट्रोक को क्या करोगे, सेंटरिंग करने के लिए, ऐसे ही बोल सकते हो सेंटरिंग, आपने इसे रोक लिया सेंटरिंग। या फिर टेल स्ट्रोक का यूज कब हो सकता है, टेल स्ट्रोक का यूज तब हो सकता है जब इस टेल स्ट्रोक को आप ड्रिलिंग करने के लिए यूज कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इस चीज को अगर आप यहाँ से घुमा रहे हो, ये चीज घूम रही है, मान लीजिए आप इसे घुमा रहे हो, तो अंदर वाले जो मान लीजिए शाफ्ट इतनी मोटी है ऐसे, तो आप शाफ्ट पर सेंटर पर अंदर की तरफ कुछ लेके जाओगे तो यहाँ से टूल से नहीं कर सकते, टूल फोर्स से, है ना। ये चीज किससे करोगे, इस वाले टेल स्ट्रोक से। आप क्या कर सकते हो, इसमें ड्रिलिंग कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, टैपिंग कर सकते हो, आप इसमें बोरिंग कर सकते हो, आप इसमें स्लोटिंग कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो उस सेंस में, ठीक है। अभी वो चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी पिक्चर से और वीडियो से, क्या कैसे कैसे, बट आप समझ रहे हो ना, टेल स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जो कि ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल पोस्ट पे क्या है, टूल होल्डर, टूल पोस्ट टूल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्या है, कैरेज, कैरेज क्या होता है, जो टूल पोस्ट को लेके जा रहा है, ठीक है, कैरेज क्या है, टूल पोस्ट को। अब ये बताइए कैरेज में इधर की ओर जाने की टेंडेंसी है, कैरेज में इधर की ओर जाने की टेंडेंसी है, क्या इधर की ओर जाने की टेंडेंसी है, कैरेज में नहीं कैरेज में नहीं, कैरेज सिर्फ और सिर्फ फीड रोड पे चलेगा, जबकि जो मेरा टूल पोस्ट है वो हमारा इधर की ओर कंपाउंड स्लाइड, इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्लाइड। टूल पोस्ट में भी एक अलग चीज होगी, कंपाउंड स्लाइड क्या होती है, कंपाउंड स्लाइड हमारी ऐसे भी जा सकती है, देखो ये वाली चीज ऐसे जा रही है, ये तो होगी हमारा कैरेज, जो चीज इस चीज को लेके जा रहा है, उसके ऊपर हमारी है कंपाउंड स्लाइड, जिसमें हमारे दो चीजें, या तो उसे ऐसे लेके जा रहे हैं या उसे ऐसे लेके जा रहे हैं, और उस कैरेज के ऊपर लगा हुआ है टूल पोस्ट, जिसने टूल को पकड़ रखा है, जिसमें टूल होल्डर लगा हुआ है, क्लैंप कर रखा है। तो हमारा ये मैकेनिज्म चल रहा है, जो वर्डिंग पूछे ये क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूं जो बहुत सिंपल हो सकते हैं, ठीक है, कि कैरेज में कौन सा मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो, ठीक है। कैरेज में क्या हो सकता है, सॉरी मैंने फिर ये बोला, जो हमारे पास ये है दैट इज द कैरेज, कैरेज में हमारा कौन सा हो सकता है, ये टू एंड फ्रो, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक। कंपाउंड स्लाइड में क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कंपाउंड स्लाइड में ऐसे भी हो सकता है। टूल पोस्ट हमारे पास क्या है, टूल पोस्ट पूरा सर्कुलर घूम सकता है, टूल पोस्ट के पूरा सर्कुलर घूम सकता है। ये जो चीज यहाँ पर लगी हुई है ना, ये वाली चीज पूरी यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्कुलर घूम सकती है, ऐसे भी आपने देखा होगा डिग्रीज बने रहते हैं उसके ऊपर, ऐसे भी घूम सकता है, क्यों, क्योंकि आपको ऐसे घुमाने से क्या मिलता है, ये चीज आपको आइडिया नहीं है, बट ओब्लिक कटिंग में जो हमने सीएस बनाया था ना, कभी याद होगा ऐसा मैंने दिखाया था सीएस बना के, वो सीएस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कटिंग टूल था, इसे आप ऑर्थोगोनल टर्निंग कर सकते हो या फिर ओब्लिक टर्निंग कर सकते हो, तो वो किसके बेसिस पर हो रहा है, उस चीज को घुमाने से। तो जो मेरा टूल पोस्ट है वो कैसा घूम सकता है, सर्कुलर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो तो ये चीज होगी। उसके बाद चक, चक क्या है, चक है रोटरी डिवाइस, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, हेड स्टॉक फिक्स होता है या घूम सकता है, हेड स्टॉक फिक्स होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने लेथ में देखी हैं तभी समझ पाओगे, है ना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, बस इतना काफी, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, हाँ ये किसका बना होता है, जो हमारे पास ये डायनामोमीटर कहाँ लगा होता है, मैंने बताया, डायनामोमीटर कहाँ लगा होता है, ये एफसी और एफटी को डील कर रहा होता है, किसको, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स को, और ये कहाँ लगा होता है, टूल पोस्ट के नीचे, टूल पोस्ट के नीचे, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट के नीचे, जिससे कि वो टूल के फोर्स को अपने ऊपर झेल सके। इस डायनामोमीटर में क्या होता है, सेंसर्स होते हैं, एक ऐसे वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वो एफसी और एफटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ये जो ये है क्या है, ये हमारी लेग्स या हमारा बेड, ये बेड कौन से मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन में कौन सा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वाइब्रेशन झेलना, नेक्स्ट वाइब्रेशन झेलता है इसलिए बेड में यूज होता है, नेक्स्ट वाइब्रेशन झेलता है इसलिए अच्छा होता है, नेक्स्ट इसकी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी वो क्या है, अच्छी, कंप्रेसिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्रेस होते हुए फोर्स को ज्यादा झेल पाएगा, इसी वजह से ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, कंप्रेसिबिलिटी एंड वाइब्रेशन।
तो वाइब्रेशन इसमें आ रहे हैं उसे झेल पा रहे, कंप्रेसिबिलिटी इसके अच्छी है उसे झेल पा रहे हैं, तो ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, दूसरे का नहीं, ठीक है। नोडुलर कास्ट आयरन में वाइब्रेशन झेलने की कैपेसिटी नहीं होती, नोडुलर डक्टाइल कास्ट आयरन में नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन में अलग अलग टाइप में मटेरियल साइंस में बताए थे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका सिंपल वाला डायग्राम, ठीक है, जिसमें आप कैरिज को देख सकते हो, ऐसे भाग रहा है, बैट हमारे पास एक टेल स्ट्रोक के हमारा ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। हेड स्ट्रोक हमारा फिक्स होगा, ठीक है। ये हमारा एक हो गया लेड स्क्रू और एक हो गया लीड रोड या फीड रोड, ठीक है। लेड स्क्रू में क्या है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, हाफ मिनट मैकेनिज्म से चलता है, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गया क्लियर। ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेथ, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें मुझे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाली चीजें मैंने आपको समझा दी थी, आप इन चीजों को लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने कहा ना कि जितना मुझे एक्स्ट्रा डालना है मैंने इन चीजों में डाल दिया, आप इनको पढ़ लेना, लिख लेना, समझना सिर्फ उस चीज को है कि लेथ में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं। लेथ क्या है, लेथ इज अ लार्ज मशीन दैट रोटेट्स द वर्क, कटिंग इज डन विद ए नॉन रोटेटिंग कटिंग टूल, ठीक है। नॉन रोटेटिंग कटिंग टूल इज ऑलरेडी इन द मशीन टूल, ठीक है, सॉरी जो टूल पोस्ट है उसमें। और जो हमारा टेलीस्कोप है, जो हमारा टेलीस्कोप है उसके अंदर जो मैंने आपसे अभी कहा, क्या कहा कि ड्रिलिंग हो रही है, कैसे होगी, ड्रिल टूल को घुमाओगे नहीं, उसको घुमा के तो आगे लेके जा रहे हो, ड्रिल टूल को घुमाओगे ना, और हो गया हमारी चेक घूम रही है, पहले से चेक घूम रही है, ड्रिलिंग आराम से हो जाएगी, दिखाऊंगा उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टूल को आपको घुमाना नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चेक घूम रहा है, ठीक है। The shapes cuts are generally round or helical. The tool is typically moved parallel to the axis of the rotation, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। हेड स्ट्रोक, ठीक है, ना ही जनरली ये वाली चीजें पूछी जाएंगी। हेड स्ट्रोक क्या होता है, फिक्स एक अरेंजमेंट है। This end of the lathe contains the driving motor and gears. Power to rotate the part is delivered from here. This typically has levers that lead the speed and feed to be set. ये यहाँ पर जो पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है, ये हमारा हेड स्ट्रोक है ना, जिसमें आपकी सारी चीजें लगी हुई है ये वाली, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट यहीं से ऑपरेट हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेड स्ट्रोक के बाद वेज, these are the hardened rails that the carriage road moves, ठीक है। वेज आपने देखे थे ऐसे हुआ करते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके ऊपर ये चीजें स्लाइड हो रखी होती है। कौन सी स्लाइड होती है, कैरेज आगे की तरफ चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है, ठीक है। टेलीस्कोप हमारा लास्ट वाला हो गया जो कि मूव कर सकता है आगे की तरफ, ठीक है। बेड अभी समझा दिया, बेड क्या है, लेड स्क्रू बता दिया, लीड रोड बता दिया, ठीक है। पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जनरल क्लासिफिकेशन यूज्ड व्हेन द डिस्क्राइबिंग लेथ्स किस के बेसिस पर डिस्क्राइब की जाती है। एक होता है स्विंग क्या होता है, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी रोटेटेड। अब यहाँ पर देखना जरा चक का साइज, हां चक का साइज नहीं, चक से भी ज्यादा, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मतलब बिल्ट हियर। कैसे, अगर इसको इस डायग्राम में देखो तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितना हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ पर, यहाँ ऐसे, इससे इसके पास, जैसे ये इससे नीचे लगा जहां तक बेस है तो दिक्कत आ जाएगी। फिर टूल पोस्ट आप पीछे की तरफ कर सकते हो, लार्जेस्ट डायमीटर हमारे पास ये हो गया। अगर मैंने इससे बताया तो ये वाला डिस्क्रिप्शन क्या हो गया मेरा, ये हो गया स्विंग, कि कितना स्विंग कर सकता है मेरा, कितने स्विंग एरिया में ये कवर कर सकता है। तो लेथ का साइज किससे बता सकते हो, स्विंग से बता सकते हो। दूसरा लेथ का साइज एक बता सकते हैं आप स्विंग से, दूसरा बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेलीस्कोप। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द वर्कपीस, कितना आप लेंथ का रख सकते हो, मतलब एंड और एंड। टेलीस्कोप को कहां पहुंचा दिया, सबसे मैक्सिमम अपने एक्सट्रीम पर, तो कितनी वर्कपीस ला सकते हो, इतना बड़ा, तो वो क्या हो गया साइज। तो दो तरीके की साइज हो गई, एक हो गया स्विंग मतलब डायमीटर, एक हो गया डिस्टेंस। दूसरा लेंथ ऑफ द बेड, ये भी हमारा बिल्कुल सिमिलर किससे हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द बेड बस क्या होगा, टेल स्ट्रोक जितना आपने बड़ा लिया वो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा बेड, हेड स्ट्रोक में जितना गियर अरेंजमेंट आ रहा है उतना बड़ा। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई हमारी, क्या ध्यान से समझना, दो चीजें हो गई हमारी। एक हो गई यहाँ पर बेड के बेसिस पर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो चीज है स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो इसके अंदर आ रखी है, टेल स्ट्रोक की स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो कहां से होगा, एक्चुअल में डिफाइंड था वो यहाँ से लेके यहाँ, है ना।
तो ये जो बेड है वो ऑटोमेटिकली सेंटर डिस्टेंस के बेसिस पर ही बड़ा बनेगा। ऐसे नहीं कि बेड आपने बहुत बड़ा बना दिया सेंटर डिस्टेंस बहुत कम, ऐसे नहीं होता। उसके बाद एक और चीज कौन सी आ जाएगी, पावर। कितना पावर का ऑपरेटेड ये आपने लेथ बनाया हुआ है, कितनी पावर है कितनी मूवमेंट। तो आपके पास चार चीजें होंगी, चार चीजें आप नाम ले सकते हैं, बट है तीन चीजें। क्या, एक तो है स्विंग, कितना डायमीटर ले सकते हो जो फ्रीली रोटेट कर सके बिना किसी टकराए। दूसरा, कितना सेंटर डिस्टेंस आप ले सकते हो, कितना बड़ा वर्कपीस। तीसरा, मोटर कितनी अच्छी ले सकते हो। ठीक है, पैड को हम ले सकते हैं वो सेंटर डिस्टेंस के बेसिस पर लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पेसिफिकेशन। अब आ जाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होगा। सबसे पहला ऑपरेशन टर्निंग। टर्निंग कैसे होगा, ऐसे होगा, दिस इज टर्निंग। ठीक है, ये जो टर्निंग है उसमें ये वाली ऑर्थोगोनल टर्निंग है, तो इसकी टर्निंग को आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज ऑब्लिक टर्निंग। टूल ऐसे लग रहा है, दिस इज ऑब्लिक टर्निंग। ठीक है, इसमें टर्निंग में क्या होगा, ये कहलाती है फीड डायरेक्शन। फीड मैंने आपको समझाई है ना। यस सर। ठीक है, फीड डायरेक्शन इसमें टूल को पोजीशन दे रहे हैं, टूल को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कटिंग डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी, टेंजेंशियल, ऐसे जो वेलोसिटी आती है कटिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे कट करेगा वही तो कटिंग वेलोसिटी होगी इसमें। टर्निंग और वर्कपीस रोटेट करेगा, क्या होगा, वर्कपीस रोटेट करेगा, फीड इधर की तरफ जाएगी, टूल इधर की तरफ जाएगा, वर्कपीस ऐसे जाएगा, ये कहलाएगी टर्निंग। टर्निंग क्या होगा, टूल वर्कपीस ऐसे घूमेगा, ये ऐसे जाएगा, दिस इज द टर्निंग। फेसिंग क्या होगी, टूल ऐसे सॉरी वर्कपीस ऐसे घूमेगा, ये चीज हमारी ऐसे जाएगी, तो वो हो गई फेसिंग। इस चीज को मैंने आगे दिखा रखा है। टर्निंग क्या है, produces a smooth and straight outside radius of a part। आपको क्या करना होता है, एक फिनिश्ड सरफेस बनानी होती है, एक फिनिश्ड सरफेस। तो आपके लिए आउटकम क्या है, आउटकम क्या है, कौन सी फिनिश्ड सरफेस, डायमीटर वाइज, है ना, डायमीटर वाइज। क्लियर है, डायमीटर वाइज अगर फिनिश्ड सरफेस बनानी है तो क्या करोगे आप, टर्निंग, है ना। 10 mm का है उसे 8 mm में करना है तो टर्निंग करोगे ना। अगर इसके आगे फेसिंग की बात करो, ओके स्टार्टिंग एक सेकंड, फेसिंग से एकदम रिलेट करता है। फेसिंग, फेसिंग में क्या होगा, फेसिंग में क्या आप डायमीटर रिड्यूस कर रहे हो, नहीं, फेसिंग में आप क्या कर रहे हो, लेंथ को एंड फेस को क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ फेसिंग में क्या होगा, टूल किधर की ओर फीड करेगा, टूल की फीड किधर की ओर होगी, इधर की ओर, जबकि जो वर्क वेलोसिटी होगी वो पुरानी की तरफ। वर्क वेलोसिटी तो अभी भी कैसी होगी, रोटेट करती होगी, जबकि ये चीज कैसी जा रही होगी, ऐसे। तो टूल हमारा कैसे फीड कर रहा है, इधर की तरफ, जबकि वर्क पीस हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, जबकि टर्निंग में टूल किधर की ओर आता है, लेंथ वाइज, जबकि इसमें फेसिंग में टूल किधर की ओर जाएगा, रेडियल वाइज। दो वर्ड याद रखो, फेसिंग में टूल कैसे जाएगा, रेडियल वाइज। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, टूल जाएगा यहाँ पर रेडियल वाइज, जबकि टर्निंग में जाएगा लेंथ और एक्सियल वाइज। ठीक है, तो फीड वहां एक्सियल फीड होती है, यहाँ रेडियल फीड होती है। यहाँ क्या देनी होती है आपको, रेडियल फीड, ठीक है, वहां देनी होती है एक्सियल फीड। The end of the part is turned to be square और मतलब सरफेस स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज स्क्वायर का मतलब ये मत समझ लेना कि वो हमारा एकदम वो बन गया, क्या कहते हैं स्क्वायर नहीं बनाया, उसको सरफेस को स्मूथ बनाना। थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग आपको बता रखी है। देखो मैं ये चीजें थोड़ी जल्दी से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले आपको दिखा भी रखी है। थ्रेडिंग क्या है, आपने यहाँ पर एक पिच के हिसाब से, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन तो यही होगी। देखो डायरेक्शन ये है, फीड ऐसे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम जा रही हैं। बस यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप चिप को पूरी तरह से नहीं उतार रहे हो। ठीक है, टर्निंग में क्या था, टर्निंग में भी ये चीज थी, बट टर्निंग में फीड कम थी, इसमें फीड ज्यादा होगी, तभी तो ये चीज जाएगी। ये भी एक तरह की क्या है, टर्निंग ही है, बस इसमें क्या है, फीड ज्यादा है, इसमें फीड क्या होगी, मोर। अगर फीड मोर होगी, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता नहीं कि आगे बढ़ जाता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ये वहीं पर रहा, मतलब उसी के हिसाब से रहा, अपनी दिशा से कम में रहा, तो टर्निंग है। अगर वो उससे आगे पहुंच गया तो थ्रेडिंग है कि नहीं, उससे आगे पहुंच गया थ्रेडिंग है, मतलब वो स्टार्ट्स देता हुआ जा रहा है आपको, नंबर ऑफ स्टार्ट्स। ठीक है, क्या चाहिए, टूल फॉर्म ग्रुप है, टूल कैसा है यहाँ पर, फॉर्म ग्रुप है, तभी तो ये फॉर्मिंग बने, मतलब बिल्कुल उसी तरह की शेप बनाएगा, बी बनाएगा, यू बनाएगा जैसे, जबकि उसमें हमारी फॉर्म टूल बनाई जाती है। ठीक है, उसमें सिर्फ मैंने टर्निंग करनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द कटिंग टूल इज मूव्ड क्विकली टू द कटिंग थ्रेड्स, मेकिंग द कटिंग थ्रेड्स। क्लियर, नेक्स्ट फेसिंग मैंने बात कर दी। नेक्स्ट टेपरिंग में क्या होता है, टेपरिंग में हमने क्या किया, एक डायमीटर छोटा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायमीटर की है सीधी शाफ्ट थी, सीधी, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ऐसे बनाना है, ऐसे टेपर्ड डायमीटर, समझ रहे हो।
टेपर्ड डायमीटर बनाना है तो क्या करोगे, टूल जो है वो आप पहले अंदर की तरफ लेके चलोगे, फिर से धीरे धीरे इधर की तरफ लेके आओगे, मतलब आप टेपरिंग कर रहे हो। इसके लिए मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म आपको अंदर पढ़ने की होती है, सिर्फ उनका नाम याद है, इसीलिए मैंने वो चीज सिर्फ नाम में लिखी। कंपाउंड स्लाइड का मीनिंग होता है, यूज होती है टेपरिंग के लिए, ठीक है। फोम टूल्स कैसे, फोम टूल्स वाले नहीं, फोम टूल्स ऐसा ही इतना बड़ा ऐसा टूल ले लो, है ना, टेपर्ड टूल ही ले लो, टेपर्ड टूल बन के आ गया टेपर, ठीक है। तो फोम टूल्स ऐसी ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप को थोड़ा ऑफसेट करने के बाद भी टेपरिंग बन जाती है, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म अंदर से नहीं बता रहे, जरूरत भी नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर अटैचमेंट लगाना होता है उससे आता है। तो ये सब नाम याद रखने हैं, नाम याद हो गए, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं। टेपर टर्निंग को टेपर टर्निंग देगा, कंपाउंड स्लाइड बस याद रखना, टेपर टर्निंग करता है। यूजिंग फोम टूल्स, टेपर टर्निंग होती है, ठीक है। थ्रेडिंग के लिए फोम टूल्स होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट अगर टेपर टर्निंग करनी है तो आप फोम टूल्स ले सकते हो उस शेप का, जितना एंगल का टेपर देना है, ठीक है। टेपर कोई हमेशा जरूरी है कि यहीं पर दोगे यहाँ से यहाँ तक का, टेपर तो इतना भी हो सकता है ना, बस, है ना। तो इसके लिए सीधा टूल से कर लो, फॉर्म टूल से करके, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है हमारी टेपरिंग, क्या बनता है इससे, कोन शेप, है ना, कोन शेप बन के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी पार्टिंग स्लोटिंग ग्रूविंग। ये पार्टिंग स्लोटिंग ग्रूविंग क्या होगा, एक तरह की फेसिंग ही, एक तरह की फेसिंग है, बस आपको क्या करना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, और यहाँ पर कटिंग एज ये वाली नहीं है, बस फेसिंग में ये होती है, यहाँ पर है ये वाली एंड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज से आप इस चीज को करोगे, ये अंदर की तरफ होगा इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा। और कटिंग एज इसमें ये वाली नहीं है, कटिंग एज इसमें ये वाली, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे पार्टिंग। पार्टिंग कैसे, बिल्कुल अलग कर दो। ग्रूविंग कैसे, ऐसे दे दो। स्लोटिंग कैसे, ऐसे दे दो। स्लोट भी है, ये ग्रूव भी है, ये पार्टिंग, ठीक है। पार्टिंग मतलब बिल्कुल अलग अलग कर दो, ठीक है। So a tool is moved in out of the work, shallow cut will leave a formed cut, a deep cut will cut off the जो हमारे पास पार्ट है उनको बिल्कुल अलग अलग कर देगा, अगर डीप कट आपने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद ड्रिलिंग और बोरिंग। ड्रिलिंग क्या होते है, होल करना, बोरिंग क्या होता है, उसको बढ़ाना। तो ड्रिल में क्या किया आपने, होल इसमें किया, तो किससे करोगे, ड्रिल टूल से, और उसके बाद उसे बोर करने के लिए आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लेके चलो, ठीक है। तो हमारा बोरिंग, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगी, टूल डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है, लेथ में उल्टा होता है, लेथ में वर्क पीस घूम रहा होता है और ये आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। नर्लिंग क्या है, नर्लिंग इज अ कटिंग प्रोसेस। नर्लिंग, जो ग्रिपिंग हम बनाते हैं वो कटिंग प्रोसेस है, ये एक्चुअली ये वाली चीज कटिंग नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इस चीज की शेप इसके ऊपर ढाल देते हैं, है ना। ये बट रखते किसके अंदर है, मेटल कटिंग, जबकि यहाँ चिपने निकलती है, तो गलती मत करना, यहाँ चिपने निकलती है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली हमारा इस तरह का एक ग्रूव बन के, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या होता है, ग्रूविंग प्रोसेस, मतलब सॉरी नर्लिंग एक तरह से फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग मतलब फॉर्म करना, ठीक है। नर्लिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर बाय ए विजुअली अट्रैक्टिव डायमंड शेप, जो भी आप शेप लेके चल रहे हैं, पैटर्न इज कट और रोल्ड इनटू मेटल, ठीक है। जनरली ये रोल्ड होता है, ठीक है, जनरली रोल्ड होता है। This pattern allows human hands or fingers to get a grip, okay, better grip the null object that would be provided by the originally smooth metal surface, ठीक है। तो ये यहाँ पर नर्लिंग टूल कौन सा है, नर्लिंग टूल कौन सा है, ये वाला जो शेप है ना, ये वाला, ये नर्लिंग टूल है और ये हमने ग्रिप बना दी इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये चीज इसमें बस लगा रखी है डायमंड शेप, यहाँ पर क्या होगा, ये चीज घूमती जाएगी और इस तरह शेप बनती जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब आ गए हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, कभी-कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आपकी कौन-कौन से होते हैं, वर्क को लेथ में कौन चीज पकड़ती है। तो वर्क को लेथ में क्या पकड़ता है, सबसे पहले चक था। चक हमारे कितने टाइप के होते हैं, चक कितने टाइप के होते हैं, दो कौन-कौन से, 3 और 4, ठीक है। तो 3 जा चक, 4 जा चक, बस उनको क्या करना, माइंड में डालना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उनके फोटोज रख रहे हैं, ठीक है। क्या वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर लेथ्स, हेड बिटवीन सेंटर्स, ऑब्वियस सेंटर पर होंगे, ठीक है। 3 जो चक क्या है, हाँ इसका जो मेन पर्पस होता है 3 जो चक का, वो क्या होता है, सेल्फ सेंटर, क्योंकि आपने अगर एक को पहुंचा दिया ना, ठीक है, तो आपको दूसरी जगह पर ये करने की जरूरत नहीं होती, एक जैसे गया तीनों चीजें एक साथ चलती, ठीक है। जबकि हमारी 4 जो चक में हम किसी चीज को भी ग्रिप कर सकते हैं, सर्कुलर की ही ग्रिप नहीं होगी, उसमें हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, जो भी शेप है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सेंटरिंग करनी पड़ती है, किससे, गेज की हेल्प से।
जबकि थ्री चक ऑटोमेटिकली सेंट्रिक करता है और वहां पर सर्कुलर ही यूज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? है थ्री चक में आपके पास हमेशा पीस कैसा होगा, वर्क पीस कैसा होगा, सर्कुलर, हमेशा याद रखना। और ये क्या है, एक बार यहाँ जो ये स्क्रू याद है, हम टाइट करते हैं इसे, ठीक है, तो एक बार इसे खोलोगे फिर टाइट करोगे तो ये हर चीज सब एक साथ चल रही होगी, एक साथ ही खुलेगा पूरा, एक साथ ही टाइट होगा पूरा। दिस इज द थ्री जॉ चक, ठीक है। बट फोर जॉ चक में क्या होता है, फोर जॉ चक में आप इस वाले को अलग से टाइट करोगे, खोलोगे तो ये अकेला खुलेगा, ठीक है, ये खोलोगे अकेला खुलेगा। तो ऑब्वियसली इसे अगर टाइट करोगे तो ये टाइट होगा, इसे टाइट करोगे तो ये टाइट होगा। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे स्क्वायर चाहे सर्कुलर, कुछ भी। सर्कुलर को भी क्या करना होगा, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होगा, उसे खुद से सेंट्रिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, मैनुअल सेंट्रिक, यहाँ पर होती है मैनुअल सेंट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर कोई सी भी शेप ले सकते हैं, एनी शेप, एनी शेप, कोई सी भी शेप आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जेई में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। जब थ्रीजर है तो क्या होगा, सेल्फ सेंट्रिक, कौन सी वर्कपीस होगी, सर्कुलर, ठीक है, सिलेंड्रिकल। जबकि उसमें क्या होगा, उसमें स्क्वायर भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, प्रिज्मेटिक, कुछ भी हो सकता है। सॉरी प्रिज्मेटिक कह रहा हूं, जो आपके पास वैसा होगा, क्या कहते हैं 5 4 जो उसमें बुझाएं होती है उससे हो सकता है, ठीक है। और यही है ट्रिक जो हमारे पास यहाँ, इसमें क्या होगा, इसमें हमें मैनुअल सेंटरिंग करनी पड़ेगी, बार-बार उसे घुमाना पड़ेगा, चक पे लगा के उसे घुमाओ, फिर गेज के अंदर चेक करो कि सेंटर्ड है या नहीं। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंटर्ड होगा। बात क्लियर है? तो ये चीज थ्री जो चक हो गया, फोर जो चक हो गया, इंडिपेंडेंटली एडजस्टेड स्क्रू होते हैं। हेड इन ए कॉलेट, कॉलेट क्या होता है, अभी इसको फिगर दिखाऊंगा तब समझ आएगा कॉलेट कैसा होता है, ठीक है। कॉलेट बेसिकली ये वाली चीज है, अभी इसे तो दिखा दो, ठीक है। माउंटेड ऑन ए फेस प्लेट, फेस प्लेट होती है, वो क्या होती है, फेस प्लेट में फिगर में दिखाएंगे, ठीक है। मैंडल्स क्या होते हैं, वो भी अभी दिखा दूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक चक, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नेटिक चक भी एक टाइप के चक होते हैं जो कि इसको मैग्नेट वाइज पकड़ लेंगे, ठीक है। मैग्नेट अगर होंगे उसमें तो क्या करेगा, दूसरा मेटल क्या है, मेटल है, मेटल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अभी इनके फिगर्स कहां है, दिस इज दी जो चक, याद है ना, इस साइड अंदर की तरफ को लगाते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली चीज, ठीक, ऐसे ये फोर जच, ठीक है, ये फोर जच हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर होता है, ये नीचे दिखा दो, ये है, ठीक है ना, फोर जच इसमें यहाँ लिखा रखा है, नहीं तो एक्चुअली वो वहां होता है, यहाँ से हम इस चीज को टाइप करते हैं, इस जगह होता है उसको टाइप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली ये वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं है आपके लिए, ठीक है, बस एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है इसका, ये वाला जो ऐसे क्या कि ये हमारे मैंडल्स है। मैंडल्स बेसिकली क्या होते हैं, मैंडल्स आपके जनरली यूज होते हैं कहां पर, रोलिंग के केस में, उसमें इसके आपके एक्सट्रूजन के केस में, एक्सट्रूजन के केस में जहां आपको होलो शेप प्रोड्यूस करनी होती है वहां आपके मैंडल्स यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंडल्स इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं और ना ही इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी जानने की जरूरत है, ठीक है। थ्री जा फोर जा होगा, मैंडल्स आपको मैं समझाऊंगा फॉर्मिंग के टाइप को कि मैंडल्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। ये है आपके कॉलेट्स, कॉलेट्स क्या होते हैं, अगर आप इसे टाइट करोगे तो ये चीज टाइट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सर्कुलर चीज इसके अंदर डाल दो, इसको टाइट करो, क्या होगा, ये बंद हो जाएगा अपने आप। इसे खोल दोगे, अनटाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जो शेप है वो निकाल लो, वर्क के बाहर निकाल लो, ठीक है। ये है मैग्नेटिक चक, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक चक क्या होगा, सीधा इसके ऊपर हमने वर्क पीस को लगा दिया, ये मैग्नेट यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये है देखो फेस प्लेट, फेस प्लेट में समझना थोड़ा सा, और डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूं, फेस प्लेट पूरा नहीं, तो डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको पूरा बताना पड़ता है, वो चीजें नहीं है। फेस प्लेट में क्या होगा कि ये उसी चक के ऊपर इस तरह से माउंटेड होती है, देखो ये ऐसे। अब यहाँ आपके पास क्या होगा, इस फेस प्लेट में आप किसी भी शेप को माउंट कर सकते हो, जरूरी नहीं सर्कुलर हो, जरूरी नहीं प्रिज्मेटिक। चक में आपको प्रिज्मेटिक देनी पड़ेगी, इसमें प्रिज्मेटिक देने की जरूरत नहीं। ये आपको दिख रहा है, चक पीछे है, ये फेस प्लेट है, अलग से माउंट की है, चक को निकाल के, मतलब जहां से चक घूमता है ना, चक को बाहर निकाल दो, उसकी जगह फेस प्लेट लगा दो। ये फेस प्लेट यहाँ पर ऐसे है और इसके अंदर फिर आगे की तरफ को, ये देखो ये वाली जो चीज है ये इसके आगे की तरफ से निकली हुई है, और फिर उसमें हम टूल लगा, आप वर्क पीस लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जैसा भी जिस डायरेक्शन में भी चाहें आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस प्लेट एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें आप कोई सी भी शेप कुछ भी उठा कर रखिए, ठीक है, वो फेस प्लेट है, ठीक है। चक सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रिज्मेटिक पर सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी मोशन कराएगा बस,
बात समझ में आ रही है? इसमें चाहे कैसे भी शेप लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मान लीजिए यहाँ पर ड्रिल करना है, ठीक है, यहाँ इस जगह ड्रिल करना है, ठीक है, अभी कैसे घूमेगा ये जो वर्क पीस है, कैसे घूमेगा, ये वाला वर्क पीस कैसे घूमेगा, ऐसे ड्रिल हो गया, ये ड्रिल हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कभी उसमें हो सकता है ड्रिल ऐसा, कभी भी लेथ में चक लगा के ऐसा ड्रिल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ ड्रिल करना है अंदर की तरफ, कैसे होगा, चक में कभी नहीं होगा, क्योंकि चक तो ऐसे घूम रहा है, जैसे टूल यहाँ लगाया तो लाइन दे देगा, यहाँ टूल कैसे लगाया जब ये ऐसे घूमे, तभी तो हो सकता है। और ये कब घूमेगा, जब ये वाली चीज हमने पकड़ ऐसे रखी है, और ये पकड़ी कब जाएगी, जब इसमें फेस प्लेट लगी हो, ना कि चक लगा। बात समझ में आ गई? फेस प्लेट होता है और उसका अरेंजमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज्यादा जानने के लिए फायदे, ठीक है, उसका 3D में दिखा नहीं रहा, बस ये फिगर सिखाते हैं, ठीक है। अब आगे ड्रिलिंग मशीन, तो लेयर हो गई कंप्लीट, ठीक है, इस लेयर को वीडियो से कंप्लीट करें, ये जैसी वीडियो से कंप्लीट की माइंड में सारी बैठ जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मशीन टूल्स आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जैसे आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, बस आपको वीडियोस, फिगर, ऑपरेशन, प्रोसेस, ये बस माइंड में होना चाहिए, बहुत सारी, ठीक है।